क्योंकि 1970s में डेवलपमेंट जो थी वो बहुत स्लो थी, सिंस 1970 डेवलपमेंट है स्लो और लिटिल, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल्स एवरी 18 मंथ। तो उस वक्त जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल होते थे वो हर 18 महीने के बाद होते थे। अच्छा, मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुका हूँ व्हाट इज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर और व्हाट इज ट्रांजिस्टर, हाउ ट्रांजिस्टर इम्प्लांट ऑन चिप। तो एक चिप जिसे आप आम जबान में माइक्रो प्रोसेसर समझ कहते हैं, वो उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर एक डिजिटल गेट होता है और ये 0 और 1 को लॉजिक को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, सही ना। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 0 1 लॉजिक है वो ट्रांजिस्टर के जरिए इम्प्लीमेंट होती है और ट्रांजिस्टर गेट की तरह काम करता है, एक स्विच की तरह काम करता है, सही ना। और इन ट्रांजिस्टर से ये 0 1 की लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है और ये ट्रांजिस्टर मिलके जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है, एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिकल स्विच लगा होता है, जैसे जिससे आप पंखा ऑन और ऑफ करते हैं, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है ट्रांजिस्टर। वो उस पर अगर सिग्नल दो तो वो किसी भी चीज को ऑन या ऑफ कर सकता है। इसी ऑन ऑफ के फिनोमिना को यूज करके हम लॉजिक डेवलप करते हैं 0 और 1 की। और ये ट्रांजिस्टर जो है हम चिप पे लगाते हैं और ये चिप पे तकरीबन अभी जो चिप है अवेलेबल है इसमें ये मिलियंस में होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जो चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर या आईसी जो होती है, चिप होती है, ये ट्रांजिस्टर से बनी होती है। और ट्रांजिस्टर और जो क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो हर 1 साल के बाद ये जो है डबल हो जाता है, ट्रांजिस्टर की तादाद चिप पे डबल हो जाती है। और क्योंकि 1970s में थोड़ा स्लो प्रोसेस था तो उस वक्त ट्रांजिस्टर जो है वो हर 18 महीने बाद नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल हो जाते थे। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल होने से क्या फायदा है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर चिप पे होंगे उतनी उसकी प्रोसेसिंग पावर होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर ही है जो लॉजिक्स बनाते हैं, सही है ना। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जितने ज्यादा होंगे चिप के ऊपर उतनी उसकी प्रोसेसिंग पावर होगी। और जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व इसी बेसिस पे करती है कि आपके पास प्रोसेसिंग पावर कितनी इवॉल्व हो रही है। तो प्रोसेसिंग पावर को इवॉल्व करने के लिए जो बेसिक बेसिक जो क्या कहते हैं उसका फंडामेंटल यूनिट है वो यही है कि ट्रांजिस्टर कितने इम्प्लांट है। तो हर 18 महीनों पे ट्रांजिस्टर की तादाद दुगनी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हर 18 महीने बाद जो प्रोसेसर की पावर है, कंप्यूटिंग पावर है या प्रोसेसिंग पावर है वो डबल हो जाती है, सही ना। और उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत स्लो डेवलपमेंट थी, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो उस वक्त हर 18 मंथ्स के बाद जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल हो जाता था, जिसको हम इस मायने में ले सकते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड डबल हो जाती थी, प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाती थी। अब हर साल के बाद ऐसा हो जाता है। ये सारी बातें भी हो गई थी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ चिप हैज रिमेन्ड सेम। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसको इम्प्लांट करना मुश्किल है, लेकिन एक दफा आप इसको इम्प्लांट कर दें और टेक्नोलॉजी लगा लें तो उसके बाद जो इसमें चिप बनती है वो बहुत सस्ती होती है, सही ना। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बेशक इंक्रीज होते थे लेकिन इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं होती थी, कॉस्ट नहीं बढ़ती थी, क्योंकि जो जो सारी कॉस्ट है वो उस टेक्नोलॉजी उस इंडस्ट्री को लगाने की है, प्रोडक्ट की वो खास कॉस्ट नहीं है, सही ना। तो ऑल्दो के हर एक साल के बाद नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दुगने हो जाते हैं लेकिन चिप की तादाद या प्रोसेसर की तादाद नहीं बढ़ती। और क्या है, हाई पैकिंग डेंसिटी मींस शॉर्टर इलेक्ट्रिकल पाथ गिविंग हायर परफॉर्मेंस। अच्छा, जब हम हाई पैकेजिंग डेंसिटी कहते हैं यानी कि उसी साइज में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है आपने ट्रांजिस्टर्स को करीब करीब लेके आ गए। इसका मतलब है कि अब उनके दरमियान जो कनेक्शन है या पाथ है इलेक्ट्रिकल वो छोटा होगा। और जितना छोटा इलेक्ट्रिकल पाथ होगा उतनी ही फास्ट उसकी प्रोसेसिंग होगी, उतनी ही उसकी पाथ की रेजिस्टेंस कम होगी, उतनी ही फास्ट उसकी प्रोसेसिंग होगी, इसीलिए वो उतनी ही हाई परफॉर्मेंस देगा। स्मॉलर साइज गिव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो छोटे साइज का ट्रांजिस्टर है वो क्या कहते हैं जो उससे जब छोटे साइज का ट्रांजिस्टर या छोटी चिप बनाएंगे या छोटा प्रोसेसर बनाएंगे तो उसको बोर्ड पे एडजस्ट करने के लिए बहुत आसानी होगी, सही ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है ट्रांजिस्टर का साइज छोटे से छोटा होता जा रहा है और हम उसी चिप पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाते हैं और उसी प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा हो जाती है, सही ना। इसको इस तरह नहीं मैनेज करना है कि आपने ट्रांजिस्टर बढ़ाना है और एक बड़ा सा 10 फीट का मतलब 1 फीट का जो प्रोसेसर बना लें, नहीं। साइज वही रहे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल रहे और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज हो जाए ताकि पावर जो उसकी पावर है प्रोसेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाए। और इसका इसका तरीका कार क्या है, स्मॉल पैकेज हो, छोटे से छोटा बनाया जाए, छोटे से छोटा जितना छोटा होगा उसकी परफॉर्मेंस भी हाई होगी क्योंकि उनके दरमियान कनेक्शन शॉर्ट होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी।
इसके अलावा क्या है, हमें पावर भी रिड्यूस करनी है, सही ना। जो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या क्या कहते हैं, इसकी जो पावर है वो कम कंज्यूम हो, ताकि वो हीट भी कम जनरेट करे, सही ना। और इसको कूलिंग रिक्वायरमेंट भी होती है। आपको पता होता है हर प्रोसेसर के ऊपर जो है एक फैन लगा होता है जो उसकी कूलिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, क्योंकि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वो काम करता है और प्रोसेस करता है, तो इस दौरान जो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट से हीट उससे उससे हीट जो जो हीट जनरेट होती है उससे बचाने के लिए हम उसे कूलिंग फैन या कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, सही ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जितनी ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसमें जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस डाउन होगी। और जब परफॉर्मेंस डाउन होगी तो आखिर में परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो जाती है कि प्रोसेसर, आपने देखा होगा, हैंग हो जाता है। पहले बहुत ज्यादा होते थे, सही ना, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती नहीं थी। आप ज्यादा प्रोसेसर गर्म हो जाए तो वो हैंग हो जाता था, फिर आप उसको बंद कर देते थे, कुछ देर वेट करते थे और फिर रीस्टार्ट करते थे। ठीक है, तो हमें उसको कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है, ताकि उसकी जो वो जो है वो कूल रहे, ठंडा रहे, ताकि उसके इलेक्ट्रिक सर्किट ठंडे रहें और उसके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज ना हो जाए। फिर हमारे पास ये ग्रोथ इन सीपीयू ट्रांजिस्टर है। 1970 में, 1970s में जो है वो एक चिप पे 1000 ट्रांजिस्टर होते थे, सही ना। इसी हिसाब से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती थी। अच्छा देखो, 1000 ट्रांजिस्टर की एग्जैक्टली ये मायने नहीं है कि वो 1000 क्या कहते हैं हर्ट्ज का प्रोसेसर हो गया, नहीं। कुछ लॉजिक ऐसी है इसमें दो ट्रांजिस्टर मिलके एक गेट बनाते हैं, कुछ लॉजिक जो ऐसी होती है इसमें एक ट्रांजिस्टर मिलके एक गेट बनाता है, और सो ऑन। लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के इंक्रीज होने से प्रोसेसिंग पावर जरूर इंक्रीज होती है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। लेकिन कितनी इंक्रीज होती है इसका एक अलग फॉर्मूला है। यस, इज देयर एनी स्टूडेंट? अब्दुल हसीब है हमारा? हाँ, हाँ है। अब्दुल हसीब स्टूडेंट है हमारा? चलो ओके। तो यहाँ कोई मुझे सुन रहा है? अदनान, आर यू देयर? चलो ओके। 80s में जो है ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ के जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है जस्ट 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 लेस देन 10,000 हो गए, ये ओ सॉरी 1 लाख हो गए, सही ना। 90s में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन सिंगल चिप जो है बढ़ के 1 मिलियंस हो गए, वन मोर देन मिलियन, 1 मिलियन हो गए। कंटिन्यू स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करते जा रहे हैं और थोड़ी सी इंटरप्शन होती है। एंड देन 2010 में जो है नंबर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो तकरीबन 10 की पावर 8 8 हो गए, सही ना। यानी कि जस्ट हंड्रेड ऑफ मिलियंस हो गए, सही ना। और अभी जो ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगे हुए होते हैं वो बिलियंस में होते हैं, सही ना। तो अब आप इस वक्त जो ट्रांजिस्टर, ये जो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर है, आप देख लें वो गीगाहर्ट्ज में है, सही है ना। जबकि 90s में जो है ये मेगाहर्ट्ज में होते थे। तो वो किस तरह इवॉल्व किया? वो उसी तरह इवॉल्व किया कि हमने उसी साइज के प्रोसेसर पे, क्योंकि हम साइज भी नहीं बढ़ा सकते ना, प्रॉब्लम है इतना बड़ा प्रोसेसर फिर आप मदरबोर्ड पे लगाएंगे, उसी साइज के प्रोसेसर पे हमने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज किए। और कैसे इंक्रीज किए ये मैंने आपको इस स्लाइड में सारी चीजें बताई हैं, सारे चीजें बताएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर स्पीड, कैसे स्पीड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? पाइपलाइनिंग पे, ब्रांच प्रेडिक्शन पे, और सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन पे, सही ना। तो सबसे पहले हम पाइपलाइनिंग की बात कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, मल्टीपल स्टेज ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग फैचिंग, इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग, द ऑपकोड, फैचिंग ऑपरेंड्स, परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन, है ना। ये सारी जो है ना स्टेज ऑफ ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, सही ना। पाइपलाइनिंग इनेबल अ प्रोसेस टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था कि पाइपलाइनिंग का क्या फायदा है कि वो सेम टाइम पे जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करने का मौका देती है। लेट सपोज आपने कोई टास्क दिया है, उसके 4 स्टेप हैं। तो ये किस तरह पाइपलाइनिंग वर्क करती है कि आपके पहले टास्क का पहला स्टेप एंटर करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, सही ना। जब वो डिफरेंट स्टेज पे होंगे तो उस वक्त किसी और टास्क का जो पहला है वो एंटर कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट करोगे एक डिकोडिंग स्टेज पे है, और एक जो है वो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग स्टेज पे है, सही ना। और एक जो है मेमोरी में है।
तो आपका पहले टास्क मेमोरी में आएगा, फिर डिकोडिंग पे जाएगा, फिर प्रोसेसिंग पे जाएगा, सही ना। तो जब प्रोसेसिंग पे पहुंचेगा तो उस वक्त डिकोडिंग और मेमोरी खाली होगी। लेकिन नहीं, जो नेक्स्ट टास्क है उसका पहला ऑप्शन उसका पहला पार्ट जो डिकोडिंग में आया होगा, और जो तीसरा टास्क है उसका पहला पार्ट जो मेमोरी में आया होगा। तो जो ना पाइपलाइनिंग प्रोसेस हो गई कि हर स्टेज जो है ना वो अपना अपना कंटिन्यूसली प्रोसेस करेगा, वेट नहीं करेगा कि सारे टास्क एक ऑपरेशन के कंप्लीट हो जाए, सारे एक टास्क के सारे क्या कहते हैं वो स्टेज कंप्लीट हो जाए और फिर नया टास्क स्टार्ट हो, नहीं। वो पाइपलाइनिंग में वर्क करते हैं। अगर एक टास्क का कोई स्टेज प्रोसेसिंग स्टेप पे है, तो दूसरे टास्क का कोई स्टेज जो है वो क्या कहते हैं डिकोडिंग स्टेज पे होगा, तीसरे टास्क का कोई स्टेज मेमोरी में मौजूद होगा। और ये पाइपलाइनिंग पे काम करेगा, यानी कि हर एक साइकिल पे एक टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना कि वो वेट करेगा पूरा एक टास्क अचीव करे और फिर नेक्स्ट टास्क जो है दोबारा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रीवियस टास्क वो नेक्स्ट टास्क जो है दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो, पूरा टाइम ले, नहीं। एक चलता रहेगा, दूसरा एंटर करता रहेगा। इसको पाइपलाइनिंग कहते हैं। इससे जो प्रोसेसर की स्पीड में इजाफा होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड में इजाफा होता है, सही ना। वाइल इन्होंने कहा है वन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड द कंप्यूटर इज डिकोडिंग द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इस दौरान जो है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा होता है और उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में फेच किया जा रहा होता है, लाया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये पाइपलाइनिंग करने से माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है। ब्रांच प्रिडिक्शन है, ये भी मैंने अब कल आपको बताया था। प्रोसेसर लुक अहेड द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड फेच फ्रॉम मेमोरी एंड प्रिडिक्ट विच ब्रांच ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्शन आर लाइकली टू बी प्रोसेस। तो प्रोसेसर क्या करता है, वो मेमोरी से फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, और उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट जो है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाने वाली है। वो उसको भी मेमोरी में लेके आ जाता है ताकि कम से कम डिले हो। इससे पहले इस मतलब वो एक एक एग्जीक्यूट करेगा, एक क्या कहते हैं टास्क को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, सही ना। उसके बाद वो फिर दोबारा देखेगा कि इसके बाद वाली कौन सी स्पीड है, इसमें टाइम लगेगा, सही ना, टाइम वेस्ट होगा। तो जिस दौरान वो एक को एग्जीक्यूट करता है वो प्रिडिक्ट करता है कि इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बाद किस इंस्ट्रक्शन के होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो उसको मेमोरी में लेके आ जाता है ताकि डिले ना हो। इससे भी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है। फिर उसके बाद सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन है, एबिलिटी टू इशू मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन एवरी प्रोसेसर क्लॉक साइकिल। अब इसमें क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट करना होता है उसको, सही ना। अब बेशक पाइपलाइन की वजह से जो है दूसरे इंस्ट्रक्शंस की जो है ना पीछे लाइन में जरूर लगे हुए हैं, सही ना। तो एक इंस्ट्रक्शन एक होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन फिर दूसरे साइकिल में होगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन तीसरे साइकिल में होगा, लेकिन पाइपलाइनिंग की वजह से ना उसको कंप्लीटली वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले पूरा हो जाए फिर दूसरे को स्टार्ट करूँ, ये फायदा हो गया। लेकिन अगर आप साथ में सुपर स्केलर करते हैं तो वो एक ही वक्त में मल्टीपल एग्जीक्यूशन यानी मल्टीपल पाइपलाइनिंग लगा के रखेगा। एक पाइपलाइनिंग लगा के रखेगा, वहां पे एक जो है एग्जीक्यूशन पे होगा, एक डिकोडिंग पे होगा, एक मेमोरी पे होगा। उसके साथ पैरेलल में भी प्रोसेस करेगा, एक डिकोडिंग पे हो, एक एग्जीक्यूशन पे होगा, एक डिकोडिंग पे होगा, एक मेमोरी पे होगा। इससे उसकी स्पीड मजीद बढ़ जाएगी। ये पैरेलल प्रोसेसिंग आपने पहले भी पढ़ा है। इसको हम मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइन यूज कहते हैं कि पहले तो वो क्या कहते हैं पाइपलाइनिंग यूज हो रही है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई जाए, लेकिन साथ साथ जो है हमने पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर दी है, मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइन यूज कर देते हैं। Then data flow the process analysis of which instruction are dependent on each other। तो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं एनालाइज करता है कि कौन से आपस में जो इंस्ट्रक्शन है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सही ना। तो वो क्या करेगा, वो ईच अदर द रिजल्ट और डाटा क्रिएट एन ऑप्टिमाइज शेड्यूल्ड इंस्ट्रक्शन, सही ना। तो वो इनके बेसिस पे ना वो एक शेड्यूल इंस्ट्रक्शन बना लेता है कि तो इनके क्या करता है प्रोसेसर, क्या करता है प्रोसेसर जो है अ, वो ऑप्टिमाइज करता है इंस्ट्रक्शन और चेक करता है कि किस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है, सही ना। तो वो उसे पता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है। तो वो उसको ऑप्टिमाइज कर लेता है, अपने शेड्यूल में पहले ही शामिल कर लेता है और डिले से बच जाता है कि भाई पहले इंस्ट्रक्शन हो जाए, फिर वो सर्च करे कि इसका कौन सा डिपेंडेंट है। तो पहले ही डिपेंडेंट देख लेता है कि इस इंस्ट्रक्शन पे ये डिपेंड करता है, वो उसको डाटा को रिजल्ट को क्रिएट करता है, डाटा को सॉरी रिजल्ट को इस
सॉरी इंस्ट्रक्शन को क्या ऑप्टिमाइज करता है, इनके आपस में जो डिपेंडेंसी है उसको ऑप्टिमाइज करता है, और वो जो वो जो इंस्ट्रक्शन इसके साथ डिपेंडेंट होती है उसको वो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट में शामिल कर लेता है, शेड्यूल में शामिल कर लेता है। इससे क्या होता है, फिर वही अननेसेसरी डिले जो है हमारे पास कम हो जाता है, सही ना। आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि दो बैट्समैन खेल रहे होते हैं, सही है ना, और क्या कहते हैं एक लेट सपोज एक बैट्समैन खेल रहा होता है, तो एक जो है बाहर ना पैड वैड पहन के पहले बैठा होता है, सही है ना, तीसरा ड्रेसिंग रूम में खड़ा होता है, वो कपड़े बदल रहा होता है, तो ये पाइपलाइनिंग है। जैसे एक बैट्समैन आउट होगा तो अब जो है ना दूसरे बैट्समैन को जाके पैड वगैरह पहन के फिर बाहर आके बैट लेके वहां पे जाने में टाइम लगेगा। तो पाइपलाइनिंग में सब लगे होते हैं, वो बैट्समैन बैठा होता है, पहला आउट होते ही दूसरा एंटर कर जाता है, तीसरा दो जाके तैयारी शुरू कर देता है, दिस इज पाइपलाइनिंग, सही ना। और अगर आप देखेंगे वहां पे दो बैट्समैन होते हैं, सही ना, तो बाहर भी दो तैयार होके वेट कर रहे होते हैं, और ड्रेसिंग रूम जैसे ही उनमें से एक आउट होता है ड्रेसिंग रूम में दूसरा चला जाता है, जैसे ही दूसरा आउट होता है ड्रेसिंग रूम में तीसरा चला जाता है। तो ये हो गया पैरेलल पाइपलाइनिंग, ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ रही है, सही है, यस इज इट ओके, कोई जवाब तो दे दो भाई, कोई मौजूद है। जी जी सर, आगे समझ में आए। हाँ, अच्छा ओके, देखो इसमें मैं तुम्हें और समझाता हूँ कि अब वो प्रिडिक्शन में क्या करता है। अब लेट सपोज तुम लोग क्रिकेट तो देखते ही हो, तो मैं थोड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ ना। तो तुम लोग क्रिकेट तो देखते हो, लेट सपोज के पहले बहुत तेजी से रन बन रहे हैं, तो अब वो प्रिडिक्ट करेगा कैप्टन कि हम ऐसे बैट्समैन को भेजें जो स्लो मतलब स्टेबिलिटी दे इनिंग को। और अगर पहले ही रन नहीं बन रहे, स्लो चल रही है, तो फिर वो ऐसे बैट्समैन को भेजता है जिससे प्रिडिक्ट करता है कि, तो वो क्या करता है लाइन को तोड़ के उस बैट्समैन को घुसा देता है जो आपके रन रेट को इंक्रीज कर सके। तो बस यही जो है ना वो ऑप्टिमाइज होता है कि वो जो साथ में कनेक्शन होता है ना, डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को वो पहले ही ढूंढ के रखता है और फिर उसको पहले लेके आ जाता है, ना कि वो सीक्वेंस को फॉलो करे, उसको शेड्यूल इंस्ट्रक्शन में शामिल कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस सिचुएशन के बाद इसकी जरूरत है, ठीक है, इज इट ओके। उसके बाद स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन है, इसमें क्या है, यूजिंग ब्रांच प्रिडिक्शन एंड डेटा फ्लो एनालिसिस सम प्रोसेसर speculatively execute instruction ahead of their actual appearance in program execution hold the result in temporary location, सही ना। तो देखो ये उस दिन भी हमने बताया, उस दिन भी हमारी रिसर्च ये क्या करता है, इनेबल प्रोसेस टू कीप देयर एग्जीक्यूशन इंजन एज बिजी एज पॉसिबल, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन आर लाइकली टू बी नीडेड। अगर प्रोसेसर जल्दी एग्जीक्यूट कर दे किसी इंस्ट्रक्शन को, तो क्या कहते हैं वो फारिग नहीं बैठेगा, सही ना। वो जो क्या कहते हैं वो उस दौरान जो है फ्यूचर वाली इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके उसका जो डाटा है वो टेम्पोररी उसका जो रिजल्ट है वो टेम्पोररी लोकेशन पे सेव कर लेगा, और फिर जिस वक्त उसकी जरूरत होगी वहां से वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। यूजिंग ब्रांच प्रिडिक्शन एंड डाटा फ्लो एनालिसिस सब प्रोसेसर speculatively execute instruction ahead of their actual appearance। जो असल में इंस्ट्रक्शन आने वाली है वो उसको भी एग्जीक्यूट करके बैठ जाते हैं, क्योंकि फारिग होते हैं, फारिग नहीं बैठना होता प्रोसेसर को, सही ना। प्रोसेसर आपको पता है वो पाकिस्तानी आदमी तो है नहीं कि वो फारिग बैठ के उसको मजा आएगा, उसे काम करना है, वो जापानी है, जापानीज है, सही ना। तो अगर वो क्या कहते हैं उसने एक एग्जीक्यूशन कर दी है, तो वो ऑन द बेसिस जो उसने प्रिडिक्शन किया था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो उसके एग्जीक्यूट करके मेमोरी में सेव कर देगा, फिर जिस वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसको यूज करेगा। चलो परफॉर्मेंस बैलेंस की बात करते हैं, ये भी हो गया था, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं फिर न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। While processor speed has grown, only the speed which with data can be transferred between main memory to processor has varied। मैंने मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, देखो अब हमने बहुत तरीके से स्पीड कर दिया था, अब हमारा मेन इशू क्या है कि मेमोरी से जो डाटा प्रोसेसर में लाना होता है इसमें भी बहुत डिले आता है, सही ना। और इसको हम इस डिले को कैसे ओवर कम कर सकते हैं, द इंटरफेस बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी इज मोस्ट क्रूशियल पार्ट द एंटायर कंप्यूटर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कॉस्टिंग परफॉर्मेंस। अच्छा देखो, जो ये इंटरफेस होता है मेमोरी और क्या कहते हैं प्रोसेसर के दरमियान, जो डाटा मेमोरी से प्रोसेसर में ले जाता है, इसकी वजह से भी जो है ना डिले, अगर डाटा ही डिले पहुंचेगा तो प्रोसेसर तेज होके क्या कर लेगा, सही है ना। तो हमें इसकी स्पीड को, डाटा ट्रांसफर की स्पीड को भी बढ़ाना होता है, सही ना। अच्छा बैलेंस रखना होता है, ये याद रखना, इतनी भी स्पीड नहीं बढ़ा दो कि प्रोसेसिंग स्पीड से ज्यादा ही डाटा ट्रांसफर हो जाए, तब भी आपके लिए इतनी स्पीड यूजलेस हो जाएगी। लेकिन खैर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मेमोरी हमेशा स्लो होती है, प्रोसेसर हमेशा ही फास्ट होता है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वही है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स आर रिट्राइव टू एट वन टाइम बाय टेकिंग DRAM वाइडर रादर देन द डीपर, सही ना? तो इसी का मायने वाइडर रादर देन द डीपर, इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर नंबर, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ बसेस बढ़ाएं ताकि उसकी पैरेलल साइज बढ़े, वाइडर हो, वो चौड़ा हो। चौड़ा होने का मतलब ये है कि ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स हो, और डीपर होने, रादर देन डीपर, यानी कि डीपर ना हो, डीपर होने से बेहतर है चौड़ा होना। इसके मायने ये बनते हैं कि उसकी मेमोरी का साइज बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर चार वायर्स की बस लगी हुई हो। ये उससे बेहतर है कि उसके अंदर 16 वायर्स की बस लगी हो और साइज छोटा हो, परफॉर्मेंस उससे फास्ट होगी, सही ना? आप बड़ी मेमोरी लगाएंगे, सही है ना, और उसको वाइडर नहीं रखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगी। तो जितने ज्यादा वाइडर कर सकते हैं उसकी क्या कहते हैं बसेस को, वो बेहतर है। ये 10 वायर वाले बस जो है वो 16 वाले वायर वाला बस जो है 10 वायर वाले बस से बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, ये तो आपको भी पता है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि अगर एक वायर पे जो है वो 1 सेकंड में 1 मिलियन बिट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 10 वायर पे 10 मिलियन होंगे, 16 वायर पे 16 मिलियन होंगे, 22 वायर पे 22 मिलियन बिट ट्रांसफर होंगे, सही ना? ये बात होती है वाइडर कि कितना उसका डाटा जो है ट्रांसफर हो रहा है इन अ सेकंड, सही ना? और वो डिपेंड्स करेगा कि वो कितनी ज्यादा नंबर ऑफ बसेस है। डीपर क्या है? डीपर आप मेमोरी बेशक मेमोरी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी स्पीड से, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको जरूरत है तो आप 500 MB 500 GB लगाएं, नहीं तो 1 TB लगा दें, लेकिन स्पीड जो है वाइडर पे डिपेंड करती है रादर देन डीपर पे। अच्छा, उसके बाद क्या था? चेंज द DRAM इंटरफेस टू मेक मोर एफिशिएंट बाय इंक्लूडिंग कैशे वन और अदर बफरिंग स्कीम टू द DRAM चिप, सही ना? तो उसके बाद क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है वो मोर एफिशिएंट बाय इंक्लूडिंग एक कैशे इंक्लूड कर दें, सही ना, DRAM चिप अदर बफरिंग स्कीम पे, सही ना? तो ये कैशे का भी आपकी क्लास में किसी ने जवाब दिया था, सोल्यूशन है कैशे। कैशे जो है वो फास्ट मेमोरी होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, सही ना? अच्छा, ओके। Reduce the frequency of memory access by incorporating increasing complex efficient cache structure between processor and main memory। तो भाई ये जो है ना, जो रिड्यूस हो ये जो है ना रिड्यूस कर देगा। अगर आप कैशे इंक्लूड करेंगे तो ये मेन मेमोरी के एक्सेस को रिड्यूस करेगा, तो हमारा प्रोसेसर फास्ट हो जाएगा। वो हमारा कैशे से ही जो रिसेंट डाटा होगा वो हमारा कैशे से ही वो पिक कर लेगा, तो उसे मेन मेमोरी तक एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। और मेन मेमोरी आपको पता है कि वो प्रोसेसर से बहुत दूर है, सही है ना? और प्रोसेसर की लाइफ में माइक्रो और नैनो सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? मैंने आपको बताया ना, आप तो 1 सेकंड में कोई एक ही वर्ड बोल पाते हैं, 1 सेकंड में प्रोसेसर मिलियंस ऑफ बिट जो ना वो प्रोसेस कर देता है, सही है? दिस इंक्लूड द incorporation of one or more cache on the processor chip as well as on off chip cache close to the processor chip। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कैशे या तो डायरेक्टली प्रोसेसर चिप पे लगा सकते हैं, सही ना? ये बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि प्रोसेसर का साइज बहुत मैटर करता है, सही ना? आपको मैंने अभी बताया कि हम क्या कहते हैं बेशुमार ट्रांजिस्टर डाल देते हैं और क्या कहते हैं 1-1.5 फीट का प्रोसेसर बना दें, तो ये किसी काम का नहीं है आपके लिए, सही ना? आप उसको लैपटॉप पे लगा के, सही ना, 10-15 किलो का लैपटॉप लेके फिरेंगे, ये वो फायदा नहीं है। तो प्रोसेसर का टाइप फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है। तो चिप प्रोसेसर की चिप के अंदर जो कैशे लगाना है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। सेकेंडली क्या है कि आप बाहर आउटसाइड भी लगा दें, सही है ना, ताकि वो उसी से करे, कुछ इनसाइड हो कुछ आउटसाइड हो, ठीक है? इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके। फिर हमारे पास क्या था कि जो इंटरकनेक्शन है उस बैंडविड्थ प्रोसेस, इंक्रीज द इंटरकनेक्ट बैंडविड्थ प्रोसेस एंड मेमोरी यूजिंग दियर स्पीड बसेस, ये तो बात मैंने तुम्हें बता दी, सही ना? आईओ डिवाइसेस को फास्ट कर लें, थोड़ा डिजाइन कर लें ऐसे आर्किटेक्चर के, क्योंकि मैंने आपको बताया आईओ डिवाइसेस जो सबसे स्लो डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब एक मेमोरी में डाटा आईओ डिवाइसेस से जा रहा है, तो जब आईओ डिवाइसेस से देर आ रहा है तो मेमोरी और उसकी बसें फास्ट करके और प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट करके आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? अगर आपने कोई टाइपिंग ही करनी है, सही ना, तो जितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है उससे ज्यादा तो प्रोसेस वो नहीं कर सकता ना। तो जो नहीं मैंने कहने का मतलब जितनी ज्यादा टाइप आपके कीबोर्ड की डाटा ट्रांसफर की स्पीड है, मेमोरी उससे ज्यादा डाटा तो नहीं ले सकती ना। आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं, कीबोर्ड के डाटा ट्रांसफर की टाइपिंग स्पीड।
ठीक है, तो इसको फास्ट किया जा सकता है। अब ये देखो डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं आपके पीसी के साथ, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो सारी, इनकी स्पीड है इसमें सबसे लोएस्ट से लोएस्ट जो है वो कीबोर्ड एंड माउस है, और सबसे फास्टेस्ट जो है वो इथरनेट है। अच्छा, इसमें ग्राफिक डिस्प्ले कार्ड भी है विच इज क्वाइट फास्ट, वाईफाई मॉडेम इज आल्सो फास्ट, सही ना। हार्ड डिस्क, ये तो आपकी मेमोरी हो गई, सही ना। ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी स्लो है, लेजर प्रिंटर स्लो है, स्कैनर स्लो है, सही ना। माउस स्लो है, जिसमें माउस और कीबोर्ड जो है ना वो सबसे ज्यादा स्लो है। ओके, इम्प्रूवमेंट इन चिप ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, किस तरह इम्प्रूवमेंट हो सकती है चिप ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, सही ना। इंक्रीज हार्डवेयर स्पीड प्रोसेसर, सही ना। फंडामेंटली ड्यू टू श्रिंकिंग लॉजिक गेट साइज, more get back to more tightly increase the clock rate, propagation time for signal reduce। अब ये फिर वही वाली बात आ गई कि आप ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर यानी कि चिप की अंदर की बनावट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कैसे कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज कर सकते हैं, वही वाली बात भी मैंने थोड़ी गेट ज्यादा इंक्लूड करें, इंक्लूड द मोर गेट इंक्लूड द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो गेट ज्यादा हो जाएंगे। पैक मोर टाइटली, आप इन ट्रांजिस्टर को करीब करीब लगाएं। इंक्रीज द क्लॉक रेट बढ़ाएं, जितना ज्यादा क्लॉक रेट होगा उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगी। जितना ज्यादा क्लॉक रेट होगा प्रोसेसर को उतने कम टाइम में एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है पूरे टाइम में वो ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा। प्रोपगेशन टाइम फॉर द सिग्नल रिड्यूस, अच्छा, जितना ज्यादा पैक्ड पैक्ड प्रोसेसर होगा, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा गेट, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, सही ना, उतना उतने करीब होंगे वो, जितने करीब होंगे उतना डिले कम होगा उनके आपस में सिग्नल ट्रांसफर करने में। तो प्रोपगेशन टाइम जो है ये किस चीज का, सिग्नल प्रोपगेशन टाइम फॉर सिग्नल रिड्यूस। दो ट्रांजिस्टर आपस में करीब हो तो उनका सिग्नल एक दूसरे को आसानी से मिलेगा, दूर हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। देन वो कहता है इंक्रीज साइज एंड स्पीड ऑफ कैशे। अब कैशे की बात कर रहा है, डेफिनेटली आप कैशे का साइज और स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम जो है वो जो डिले टाइम है वो ड्रॉप हो जाएगा सिग्निफिकेंटली। चेंज प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, इंक्रीज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। एक तो ये हो सकता है कि आप इफेक्टिव स्पीड ऑफ वो एग्जीक्यूशन को बढ़ा दें, दूसरा ये होता है पैरेललिज्म कर लें। पैरेललिज्म में ये है कि भाई पैरेलल प्रोसेसिंग कर लें, ये लॉ आ गया एमडेल्स लॉ, सही ना। एमडेल्स लॉ वाज फर्स्ट proposed by Jane Amdahl's in 1967, deals with the potential speed of a program using multiple processor। ऐसा देखो 1967 में, सही ना, 1967 में वहां पे काम हो रहा था कि पैरेलल प्रोसेसर कैसे इंप्लीमेंट होगा। और 1967 में हमारे पास जो है वो कलर टेलीविजन नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी था, आई थिंक के 65 में आया है। अच्छा चलो 65 में आया होगा, हाँ इस दौरान ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, सही ना। और वहां पे काम जो है किस पे चल रहा था, पैरेलल प्रोसेसर पे चल रहा था, सही ना। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, सही है। और हमारे पास उस वक्त जो है कलर टेलीविजन नहीं होता, आई एम श्योर कलर टेलीविजन नहीं था उस वक्त, 60s में जो ना कलर टेलीविजन पाकिस्तान में नहीं था। अच्छा, तो अब उसने क्या निकाला कि अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, सही है ना, तो उसने उसकी इस स्पीड बढ़ने के लिए फॉर्मूला बताया, एमडल्स ने ना, एमडल्स ने, जीन एमडल्स ने। तो वो क्या है, स्पीड अप टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, एक प्रोसेसर पे जो टाइम है एग्जीक्यूट होने का प्रोग्राम वो, डिवाइड बाय टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन पैरेलल प्रोसेसर, और फिर पैरेलल प्रोसेसर पे कितना होगा, ठीक है ना। तो उसका ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, सही ना। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या हैं, सही ना। टी जो है वो, एफ जो है वो फ्रैक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन है। टी जो है वो टाइम है, सही है ना, एग्जीक्यूटिंग टाइम है। और एन जो है नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेसर है। ये मैंने आपको बोर्ड पे इस फॉर्म से इस फॉर्म में डिराइव करके भी दिया था, सही ना। तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको नहीं बताता हूँ ड्राइव।
अच्छा देखो, यस अदनान, कैन जरा मुझे बताओ कि जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है उनकी अटेंडेंस का क्या होगा? आपको पता है कि अटेंडेंस को लेके बहुत मुश्किल हो रही है। सर एब्सेंट मार्क करते हैं, अब अब वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो ना बहुत इशू हो रहा है। देखो अभी मेरे पास स्टूडेंट्स कितने, 16 है। 5 6 7 लोग जो है ना वो नहीं है। तो इनका क्या करूं मैं भाई? सर मुझे मैसेज तो सर नूरैन का आया था कि उसकी जो है डीएसए की भी क्लास क्लैश कर रही है, तो वो नहीं आ सकेगा शुरू में। यार डीएसए लेकिन उसका डीएसए की क्लास कैसे क्लैश करेगी? उसकी तो 2 बजे क्लास है भाई। नहीं, मुझे डीएसए कह रहा था मजिद अली 9 पढ़ा से देना। 12 अच्छा, 9 से 12 है। भाई जी जी। देखो, मैं जो असद ने हमारा बार बार टाइम चेंज किया है ना, सही है वो। अच्छा देखो, ये किसी का मैसेज आया है, स्लाइड शो नहीं हो रही। तुम्हें स्लाइड शो हो रही है? यस सर, हो रही है। बस फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा देखो, असद ने जो बार बार टाइम टेबल चेंज किया है वो इसीलिए चेंज किया है कि क्लैश ना आए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि क्लैश आ सर रहा हो। सर ओएस की क्लास दो यस। बजे जो डीएसए है ना, हाँ, वो 2 बजे। रोबोटिक्स में ऑफर हुए, हमारे डिपार्टमेंट में डीएसए ऑफर नहीं हुआ। अच्छा, डीएसए क्या है? डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डीएसए, एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर। सर यस सर। नहीं, वो क्लास असल में ऑनलाइन क्लास का कह रहा था कि ऑनलाइन क्लास जो है ना 9 से 12 है, मुझे उनकी ऑफलाइन क्लास का नहीं पता कि वो किस वक्त है। ऑफलाइन क्लास किस वक्त है? अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, सही ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट मुझे ना, 1 मिनट रुको जरा। एक मिनट जरा वेट करो, मुझे ना ऑफिस से एक मैसेज आया, मैं जरा वो देख लूँ, सही है? ओके। यार ये मैं, आपको पता है ना कि मैं पीजीपी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो वो ना एडमिशन वडमिशन को पीएचडी के और एमएस के, ये मेरे साथ पैरेलल में चलते रहते हैं, सही ना? चलो खैर, ओके। अब वापस इस पे आते हैं। यस, आर यू विद मी? आप मेरे साथ ही मौजूद है ना अभी, हैं? यस। अदनान, तुम्हें तो बैठना पड़ेगा, अब तुम सीआर बने हो तो तुम्हें तो साथ ही रहना। तुम्हें तो यस पूरे टाइम सर। बैठना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। जी तो जी सर। बाकी लोग भी आई होप सो के होंगे, सही है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, यस आपने सर। मोबाइल में कोर्स उठाया है तो पढ़ने के लिए उठाया होगा, है ना? इम्प्रूव करना है, सही है ना? कौन कौन बोला ये? यस सर कौन बोला? नाम तो बताओ जरा।
अरे नाम पूछ रहा हूँ सिर्फ मैं। हसन। क्यों पर असद? अच्छा अच्छा, असद तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है। हबीब वो हस, है, हसीब, हसीब है, हसन हसीब। सर। हसन। ओके, चलो। हसन, हसन, ओके ओके, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, सही ना। तो देखो क्रूशियल टाइम पे ही मैसेज आ गया, मैंने वो मैसेज अभी एचओडी को फॉरवर्ड कर दिया है और मैंने कह दिया कि मैं भी ऑनलाइन क्लास लूँ। चलो आगे चलते हैं। सो इस पे आ गए थे हम। देखो रिकॉर्डिंग हमारी कंटिन्यू है ना, सही, ओके। सो हम इस फॉर्मूले पे आ गए थे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डिराइव मैंने ये कर दिया था, सही ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दिस इक्वेशन इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 2.3 2.4। टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। अब इस इक्वेशन से ना दो इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चलती हैं, तो मैंने कल क्लास में भी समझाने की कोशिश की थी। एक तो ये है कि अगर आप नंबर ऑफ प्रोसेसर, पहले देख लेते हैं पहले कौन सी बात कर रहा है। व्हेन एफ इज स्मॉल, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्मॉल है, द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसर हैज लिटिल इफेक्ट। तो इसका फिर बहुत फर्क, इस इफेक्ट जो पैरेलल प्रोसेसिंग का इफेक्ट है वो बहुत कम होगा अगर एफ की वैल्यू छोटी है। एफ क्या है? फ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पैरेलल प्रोसेसर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अगर एफ की वैल्यू छोटी है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू छोटी रखूंगा तो ये इस एन से डिवाइड होके और छोटी हो जाएगी। तो इस ये जो है कहाँ पहुंच जाएगा, तकरीबन जीरो के बराबर, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा खत्म। और एफ की वैल्यू छोटी है तो ये वन में से माइनस होके वन पे ज्यादा इफेक्ट डालेगी नहीं, क्योंकि ये खुद बहुत छोटी है। लेट्स सपोज ये 0.01 है, तो वन की जगह ये क्या बन जाएगा, 0.99 बन जाएगा, जो तकरीबन वन ही होता है। तो फिर इस पूरे स्पीड अप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपने बहुत सारे पैरेलल प्रोसेसर लगा दिए इन्फिनिटी मीन से ना, स्पीडिंग ऑफ द बाउंड ऑफ 1/1f। लेकिन फिर भी ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा स्पीड। हर दफा प्रोसेस पैरेलल प्रोसेसर लगा देंगे, कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ेगी नहीं, उसकी एक लिमिट है बढ़ने की। और वो क्या लिमिट है वो हम देखो यहाँ पे इन्फिनिटी रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम इन्फिनिटी रख के देख लेते हैं फॉर्मूले में। तो अगर मैं एन यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेस से इन्फिनिटी ले लूँ, तो 1/इन्फिनिटी, एफ ओवर इन्फिनिटी इज जीरो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 1f। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास ये 1/1 - 1f। अब क्या है, आप इसमें एफ की वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू आएगी उस एफ की वैल्यू के लिए इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ सकती, चाहे आप एन की कितनी भी पैरेलल प्रोसेसर लगा दो, एन की कोई भी वैल्यू ले लो और जितने भी पैरेलल प्रोसेसर लगा दो। इसकी एक एग्जांपल भी है कि मैं वो समझा देता हूँ, है ना, फिर आगे चलते हैं। ओके। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इसी फॉर्मूले से बनाया है। इस फॉर्मूले में आप डिफरेंट एफ की वैल्यू और डिफरेंट एन की वैल्यू पुट करके ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बना सकते हैं, सही। नंबर ऑफ प्रोसेसर, जैसे आपने बचपन में नहीं है, आपने प्लॉट बनाया होगा एक्स वाई की वैल्यू पुट करके, आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करें, वाई की उसकी वैल्यू आती जाएगी और उसको प्लॉट करते जाएं तो ये बन जाएगा। तो यही यहाँ पे भी आप जो है ना एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, मतलब एफ और एन की वैल्यू पुट करके डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ओके। नाउ ये आगे हम इसको देखते हैं। सपोज सपोज दैट, एक मिनट यार, फिर मैसेज आ गया था। एक मिनट मैंने, कह रहा सपोज डेटा फीचर, और मैं वो पैरेलल में वो चलाता रहूंगा, सही ना, आप पैरेलल प्रोसेसिंग करता रहूंगा, सही ना, ये काम तो चलता रहेगा। सपोज डेटा फीचर ऑफ सिस्टम ऑफ द सिस्टम इज यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन a fraction of time f before enhancement, and the speed up of the feature after enhancement is suf, then the overall speed up of the system, है ना। तो ये क्या फॉर्मूला बता रहा है, ओवरऑल स्पीड ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा है क्या है, ओवरऑल स्पीड ऑफ द सिस्टम। अब कह रहा है सपोज डेटा फीचर और फीचर ऑफ सिस्टम यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एफ, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम एफ, सही ना। अब इन्होंने थोड़ी सी कंफ्यूजन है, खैर मैं उसको आगे क्लियर कर दूंगा। एफ जो है फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो गया, इन्होंने यहाँ पे टाइम में लिया हुआ है, पीछे जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिया हुआ है। एनीवे एफ जो है फ्रैक्शन है, याद रखना, एफ फ्रिक्वेंसी नहीं है, फ्रैक्शन है, बस सिंपल इज दैट।
तो सपोज दैट द फीचर ऑफ द सिस्टम इज यूज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रैक्शन एफ बिफोर इनहेंसमेंट, ये कब है? इनहेंसमेंट से पहले का है। एंड दैट द स्पीड अप आफ्टर द फीचर इनहेंसमेंट इज दिस, और स्पीड अप कितना हो जाता है, स्पीड बढ़ कितनी जाती है, ये बढ़ जाती है। एस यू इज स्पीड अप एट फ्रैक्शन एफ, सही ना? एफ क्या है? बिफोर एग्जीक्यूशन है, बिफोर स्पीड बढ़ने से पहले, तो ओवरऑल स्पीड इतनी बढ़ेगी, सही ना? इसमें एफ क्या है? एफ जो है फ्रैक्शन है, सही ना? मेथड टाइम फ्रैक्शन, और इसको टाइम में काउंट किया है इसने, या पीछे इंस्ट्रक्शन में काउंट किया है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन में भी काउंट किया है तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के कोई उसके अंदर काउंट नहीं किया होगा इसने कि इंस्ट्रक्शन में कितने बिट हैं। इंस्ट्रक्शन में भी टाइम के बेसिस पे काउंट किया होगा कि 50% इंस्ट्रक्शन हो गई यानी कि 50% टाइम हो गया उसका, या 60% इंस्ट्रक्शन हो गई यानी कि 60% टाइम हो गया उसका। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो उसको मेजर तो तब भी टाइम में किया होगा, सही ना? इसलिए उन्होंने इसके दरमियान कंफ्यूजन छोड़ दिया है कि आप इसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को उन्होंने बिट्स में मेजर नहीं किया होगा। यहाँ पे बात प्रोसेसिंग स्पीड की है, तो एवरीथिंग इज टाइम। चलो ओके, तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया स्पीड अप, सही ना? ये ओवरऑल स्पीड अप। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, ये प्रीवियस वाले केस में, सही ना? इसमें तो सर अभी तो क्वेश्चन में क्या, असल में यार मुझे बराबर में मैसेज भी करना पड़ रहा है एचओडी और इस्लामाबाद से वो जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पीजीबी के, उनके साथ डिस्कशन भी चल रही है साथ। अच्छा, सपोज दैट अ टास्क मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन विद 40% ऑफ टाइम। देखो, अब ये ऑपरेशन है यानी कि इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको मैंने कहा था ना फ्रैक्शन है, तो मेजर तो टाइम में ही करना, तो 40% ऑफ टाइम हो गया, एफ इज 40% टाइम। सर ने कंज्यूम बाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, न्यू हार्डवेयर डिजाइन फ्लोटिंग पॉइंट मॉड्यूल इज स्पीडेड बाय फैक्टर के, सही ना? अब जो नया हार्डवेयर उन्होंने डिजाइन किया है उसमें स्पीड अप कितना हो रहा है? फैक्टर के से। यानी कि ये एस यू एफ कहाँ से आ रहा है? एस यू एफ देखो जरा सा यहाँ पे समझ लो, फिर देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, फिर ज्यादा हो जाए। एस यू एफ यहाँ से आ रहा है, दिस इज ऑल ओवर एस यू एफ। ये एस यू एफ जो है, देखो मैं फिर बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है जरा समझ लो, ये फॉर्मूला स्पीड अप का है जब आप एन प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो जो स्पीड अप निकला वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये फॉर्मूला देन द ओवरऑल स्पीड ऑफ द सिस्टम का है, सही ना? इसमें और इसमें यार उन्होंने दोनों को अलग अलग किया हुआ है, ये तो एक ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। वहां पे भी सिस्टम की बात कर रहा है टोटल, सही ना? नाम इन्होंने दूसरा दे दिया है, एस यू एफ स्पीड अप। यहाँ पे स्पीड अप, अच्छा ओके, ये यस यस, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर रखा है, सही ना? यहाँ पे फॉर्मूला जो स्पीड अप है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेसर पे। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पीड अप डिपेंड कर रहा है प्रीवियस स्पीड पे। ये फर्क है, इज इट ओके? सही है, चलो ओके। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सपोज दैट द टास्क मेक्स एक्सटेंसिव यूज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, 40% ऑफ टाइम कंज्यूम बाय फ्लोटिंग पॉइंट, 40% में 0.4 हो गया। व्हेन अ न्यू हार्डवेयर साइन द फ्लोटिंग पॉइंट मॉड्यूल इज स्पीड बाय के फैक्टर। देखो कितना गुना स्पीड बढ़ रही है? के टाइम, स्पीड अप बाय के फैक्टर, यानी कि एस यू कितना गुना बढ़ा रहा है? के टाइम। तो एस यू की वैल्यू क्या हो गई? के हो गई, ये रहा के टाइम, ये के लिख दिया। यहाँ पे एफ था 40% था, 0.4 हो गया, परसेंट से कन्वर्ट किया। यहाँ पे 1 माइनस एफ था, तो 1 माइनस 0.4 इज 0.6 हो गया। यहाँ पे 1 था, तो ये इसने बताया 10 इंडिपेंडेंट ऑफ के मैक्सिमम स्पीड आउट इज 1.6। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन ऑफ ऑपरेशन टाइम, सही ना, ऑपरेशन विद 40% ऑफ टाइम कंज्यूम बाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन का 40% टाइम कंज्यूम हो रहा है, सही ना, पैरेलल प्रोसेसिंग में, तो क्या कहते हैं, आप के की कोई भी वैल्यू ले लें, इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है ना? तो और आप कहेंगे कि इसके क्या मायने के ये के तो किसी और स्पीड अप पे डिपेंड कर रहा है, ये रहा, ये तो ये यहाँ पे, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है
एन पे, नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेसर। तो ये शुरू में आपको कहानी बताई थी कि जो पैरेलल प्रोसेसर है उसके बढ़ाने से क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ती रहेगी, बल्कि उसका एक लिमिट और एक बाउंड होता है। ठीक है, और वो जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो देखो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, सही ना? यस, एक्सप्लेन कर दूं ना इसको दोबारा, बेहतर है? यस, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? भाई कोई है यहाँ पे? सबके सब लॉगिन हो गए, सो तो नहीं गए, चले तो नहीं गए? हसन मुमताज बाजवा फिर एंटर कर रहे हो? पहले से भी थे। चलो ओके। हाँ भाई, कोई चाहता है कि मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर दूं? कोई ऐसा है? जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं जरा सा बता देता हूँ ताकि जो है ना क्योंकि न्यूमेरिकल लाएंगे एग्जाम में तो जाहिर सी बात है तुम्हें देखो, एडमंड लॉ ऑफ फर्स्ट प्रोपोगेशन डील्स विद द पोटेंशियल स्पीड अप प्रोग्राम बाय यूजिंग मल्टीपल। तो स्पीड अप कैसे बढ़ेगा? स्पीड अप बढ़ेगा टाइम एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर और टाइम एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन अ पैरेलल प्रोसेसर। ये सिंगल प्रोसेसर का फॉर्मूला है टाइम एग्जीक्यूशन का, ये पैरेलल प्रोसेसर का फॉर्मूला है, दोनों का रेशियो जो है वो स्पीड अप होगा। ओके, नाउ speed suppose there's a feature during the execution fraction of time f, जो आपका फ्रैक्शन है f, वो चाहे वेदर द टाइम हो, वेदर द ऑपरेशन हो, वेदर द क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन हो, ये टाइम नहीं मेजर होगा तो ये टाइम ही होगा, सही ना? बिफोर इनहेंसमेंट f क्या है? वो बिफोर इनहेंसमेंट है। दैट द स्पीड अप फीचर आफ्टर इनहेंसमेंट, आफ्टर इनहेंसमेंट के बाद जो स्पीड अप है वही एस यू एफ है। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें ट्रांसफर हो गया, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो कि स्पीड अप था बाय नंबर ऑफ एन प्रोसेसर, वो ट्रांसफर हो गया स्पीड अप बाय अ प्रीवियस स्पीड इनटू न्यू स्पीड अप, सही ना? ओके, देन फिर हमने ये एग्जाम्पल किया, इसमें हमें फ्रैक्शन ऑफ टाइम दे दिया है 40% है, हमने एफ की वैल्यू 40 रखी, इसकी रखी। उन्होंने कहा है कि जो स्पीड अप हुआ वो के टाइम हुआ है, वैल्यू नहीं दी, इट्स ओके नहीं दी, के की जगह वो 2 दे देते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, के टाइम हुआ, हमने के ही रख दिया। तो हमने ये सॉल्व करके बताया है कि 10 अगर आप ये सिचुएशन बन जाएगी। अब यहाँ पे के की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, बड़ी सी वैल्यू वैल्यू क्या ले सकते हो? इन्फिनिटी ले सकते हो, ये बन जाएगा 0। 1/0.6 इज 1.67। तो ये कहता है कि के की वैल्यू आप कितनी ही बढ़ा दें, स्पीड अप जो है 1.67 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? मुझे एक दो लोग बता दो इसमें कंफ्यूजन नहीं रह गई तो मैं आगे चलूं। एक दो लोग मुझे ओके कर दो कि इस न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो भाई मैं आगे चलूं। सर ये तो कल कर लिया था, नहीं है? नहीं, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई थी ना? कल यहाँ पे स्टॉप नहीं कर दिया नहीं। था ना, पूरा नहीं हो सका था। जी जी नहीं है। नहीं नहीं कर चलो ठीक है, ओके।
ओके, जरा सा मैं एक मैसेज चला था, सॉरी। वापस आ जाते हैं। टीम पे किसी का मैसेज है? नो सर, ओके। ओके, राइट। चलो, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। नो, अच्छा, इसमें क्या है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स, है ना। जो प्रोसेसर की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स, प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स है ना, कैन गेट अ ग्रेट डील ऑफ पैरेललिज्म। सही ना। तो खैर पैरेललिज्म से जो है ना देखो, जो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना प्रोसेसर की, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो खैर आप सब जानते ही हैं, सही ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसे बड़ी मुश्किल होती है पैरेललिज्म में ना, ताकि दोनों को साथ चलाया जा सके, सही ना। फर्दर सिग्निफिकेंट इंक्रीज लाइकली लाइकली टू बी रिलेटिवली मोडेस्ट। और जो इंक्रीमेंट होता है, मैंने वो बताया ना, वो बस सही होता है, मतलब कोई बहुत ही हाई फाई नहीं होता कि आप पैरेलल प्रोसेसर लगा दें और वो बिल्कुल डबल हो जाए। मैंने क्लास में भी आपको बताया था, बस सही होता है, हो जाता है, फायदा हो जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग से, सही ना। आपने भी देखा 1.67 हो रहा था मैक्सिमम, आप चाहे जितने भी प्रोसेसर लगा दें, सही ना। तो बस हो जाता है फायदा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते को बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना ऐसी चीज हो जाएगी कि 2 प्रोसेसर लगाने पे डबल हो गया, 4 प्रोसेसर लगाने पे 4 गुना हो गया, ऐसा नहीं है। बेनिफिट फ्रॉम कैशे आर रीचिंग लिमिट। अच्छा, इंक्रीजिंग क्लॉक रेट रन्स इनटू पावर डिसिपेशन। अब देखो ये सारी वो चीजें हैं डिस्कस की इन्होंने जो प्रॉब्लम्स है, सही ना। कैशे रीचिंग, अच्छा एक तो आपको ये बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन, ये कल नहीं पढ़ा था, अब यहाँ से जरा सही से सुन लो ना। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स होता है, सही ना। तो पैरेललिज्म को हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, सही ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप पैरेललिज्म लगा भी रहे, यूज भी कर ले प्रोसेसर में, तो ये बहुत ही ज्यादा इससे स्पीड नहीं बढ़ती। ठीक है, बढ़ जाती है, एक मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट फायदा फायदा है इसके अंदर, बेनिफिट है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा कह रहा है कि कैशे को बढ़ाने की भी हमारे पास एक लिमिट है, उसको भी हम ऐसा नहीं कि जितना चाहे बढ़ा दें, सही ना। वो भी डिपेंड करेगा बाकी आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पे, जो आपका सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आखिरी चीज बच गई हमारे पास, सही ना, क्या है कि हम इंक्रीज कर दें क्लॉक रेट को। देखो क्लॉक रेट को आप कितना इंक्रीज करोगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे तो पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी, सही ना। और पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पावर हीट के फॉर्म में वो निकलेगी प्रोसेसर से, और इक्विपमेंट गर्म होगा। इक्विपमेंट गर्म होने से क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, सही ना। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होता है, फिर वो क्या कहते हैं, क्लैप्स कर जाएगा। तो ये सारे जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, इन जो हमने सजेशन अभी जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, उनके अंदर ये इशू रहेंगे, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं है कि आप पैरेलल प्रोसेसर लगाएं और बोलेंगे हमने छुट्टी कर दी प्रॉब्लम्स की, स्लो प्रोसेसिंग की। या आप कैशे लगाएं और आप कह दें कि हमने छुट्टी कर दी मेमोरी के स्लो होने की। या आप क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड बढ़ा दें और बोलेंगे इससे तो सारे मसले हल हो गए, आप प्रोसेसर पावर बढ़ गई, नहीं। हर एक के साथ इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, एमसीक्यूज के लिए, राइट। ठीक है। जी सर। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट सिस्टम क्लॉक, सही ना। अब देखो यहाँ से जरा देख लो, क्योंकि ये सब चीजें जो ना उसकी हैं, आफ्टर कल की क्लास के बाद की हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द की पैरामीटर टू कंसीडर। अच्छा, वो न्यूमेरिकल भी इस तरह मैंने डिटेल से क्लास में नहीं समझाया था, जो अभी बदल समझा दिया है, सही ना। परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द की पैरामीटर टू कंसीडर अलोंग कॉस्ट, साइज, क्लॉक वेरिएबिलिटी, पावर कंजप्शन, सही ना। तो ये तो हमने हमारी बात हो गई, परफॉर्मेंस जो की पैरामीटर है, सही ना। की पैरामीटर टू कंसीडर, क्या कंसीडर किया जा सकता है इसमें, कॉस्ट, साइज, ये सब परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। कॉस्ट क्या है, सही ना, आपने बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सिस्टम डिजाइन कर दिया है, लेकिन पता चला कि वो 1 लाख डॉलर का है, फिर ऐसा भी नहीं। कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस में, साइज भी, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बना दिया है, क्या कहते हैं, सिस्टम, लेकिन वो 1.5-2 मीटर का है, ये भी बेकार है, सही ना। और या आपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं है, सही ना। या रिलायबिलिटी नहीं है, बहुत अच्छा बनाया है, किसी दिन तो अच्छा चलता है, मौसम ठंडा है तो अच्छा चल रहा है, लेकिन गर्म मौसम पे काम ही नहीं कर रहा, रिलायबिलिटी नहीं है। एंड या आपने बहुत ही अच्छा सिस्टम बना दिया है, उसको ऑन करने पे आपके घर की सारी लाइटें डिम हो जाती हैं, ये सब परफॉर्मेंस में शामिल है, सही ना। परफॉर्मेंस में उसकी कॉस्ट भी सही होनी चाहिए, सही ना, ऑप्टिमम होनी चाहिए, साइज भी ऑप्टिमम होना चाहिए, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, पावर कंजम्पशन, सब चीजें ऑप्टिमम होनी चाहिए। हर चीज के दरमियान ट्रेड ऑफ है, एक चीज को आप बढ़ा के बाकी चीजों को किक ऑफ नहीं कर सकते, ट्रेड ऑफ है हर चीज के दरमियान। इज इट ओके?
राइट, सही है भाई। यस, इज इट ओके? चलो ठीक है। कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेजर क्लॉक स्पीड। The execution of an instruction involves a number of discrete steps। देखो, ये तो खैर आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जो एक एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इन स्टेप को फॉलो करता है, सही ना? कैच द इंस्ट्रक्शन मेमोरी। एक मिनट में जरा याद वॉइस नोट सुन ले। सर आपने अपने प्रोग्राम को कर दिया सॉफ्टवेयर के लिए, आपने इसकी सब फिर उसमें कितने एप्लीकेट्स आए थे, क्या क्या पे आपने कोई मैनेजमेंट किया? ठीक है। तो देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं असल में मैसेज कर रहा था ना पे, सही ना, एचओडी को। फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, पहले तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच करेगा। डिकोडिंग द वेरियस पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। करना क्या है, लोडिंग एंड स्टोरिंग द डाटा, उसके बाद वो डाटा को लोड करेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ के कि भाई इस डाटा के साथ ये करना है, ठीक है? तो वो फिर डाटा को लोड करेगा, स्टोर करेगा। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो मैंने आपको बहुत समझाया है कि क्या कहते हैं, वो कैसे होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोसेसिंग जो अरिथमेटिक और लॉजिकल परफॉर्मेंस पे होती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। यस, यस, इसमें कोई कोई है? यस, कोई जवाब दे सकता है? कोई है यहाँ पे? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बहुत आसान है। हाँ, मुझे पता है तुम लोग हो, लेकिन बस वो खोल के बैठ के वो नाश्ता वाश्ता कर रहे हो, सब चीजें साथ चल रही हैं, सही है ना? तो एनीवे समझ में आ रहा है। देखो, कहीं फिर क्विज होगा, टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? मेरा निकाल के इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? यस, इज इट? आगे चलूं मैं? चलो, अब है कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेजर क्लॉक स्पीड। ये तो सही, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये कैसे कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेजर क्लॉक। इसमें पहले जो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के चारों स्टेप समझ में आ गए? आगे चलूं? जी सर, आगे चलिए। ये ओके, ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं क्लॉक रेट और क्लॉक स्पीड के बारे में देख लेते हैं, सही ना? पल्स फ्रीक्वेंसी और द रेट एंड पल्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लॉक। अच्छा, क्लॉक रेट हमारे पास चल ही रहा है, सही ना? लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस होता है, सही ना? ये
एक्चुअली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने आपको कल बना के दिखाया था। स्क्वायर वेव होता है, सही ना। फ्रीक्वेंसी वो होती है जो रिपीट होती है, सही ना। जिस जिस भी चीज में रिपीटेड मोशन होता है उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वो क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी दफा वो रिपीट हो रहा है, विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मेजर इन हर्ट्स। तो क्योंकि वो पल्स जो है वो एक रिपीटेड पल्स होता है, बार बार उसका एक अपवर्ड आता है, एक डाउनवर्ड आता है, सही ना। एक सेकंड में वो जितनी दफा आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपका प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज का है, 1 गीगाहर्ट्ज की उसकी क्लॉक है। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में उसकी टोटल 1 गीगा क्या कहते हैं साइकिल्स आती हैं। 1 गीगा साइकिल आती है एक सेकंड में, इसीलिए उसकी 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। क्लॉक और साइकिल टिक ऑन इंक्रीमेंट ऑफ पल्स। वही ना, मैंने आपको कल भी बताया था, जो जब पल्स में इंक्रीमेंट आती है तो उस वक्त एक क्लॉक। प्रोसेसर को कैसा पता चलता है, जैसे ही पल्स में इंक्रीमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, उसको चेक करते ही प्रोसेसर कहता है टाइम स्टार्ट हो गया काम करने का, सही ना। फिर या अगली दफा जो इंक्रीमेंट आता है उस पे वो पिछले वाले साइकिल को कंप्लीट कर चुका होता है, अब वो फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है, सही ना। इसी तरह हर साइकिल पे उसको पता चल जाता है प्रोसेसर को, जैसे ही पल्स 0 से ऊपर की तरफ बढ़ती है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट आता है, वो फौरन से समझ जाता है कि अब नया साइकिल स्टार्ट हो गया। नहीं, प्रोसेसर को कैसे पता चलता है, प्रोसेसर को उस अप एंड डाउन से पता चलता है। क्लॉक का टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि एक साइकिल कितने टाइम में होती है, 1/f कर देंगे। तो अगर आपका गीगा हर्ट्स है तो 1/10⁹ एम आई राइट, सही है ना। तो ये बन जाएगा एक इंस्ट्रक्शन 1 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं साइकिल टाइम। अब इसको न्यूमेरिकल को करके तो नहीं दिखाना ना, ये तो तुम लोग कर लोगे ना। जो भी आपकी क्या कहते हैं क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है उसको 1/फ्रीक्वेंसी करते हैं तो टाइम आ जाएगा, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा क्लॉक का, सही है ना। डू यू नो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकली रिलेटेड टू ईच अदर। यस, सही है। इसको करने की जरूरत तो नहीं है भाई, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अगर आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दी है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। निकाल लोगे, कोई एक तो बता दो, निकाल लोगे ना, इसको कराने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ सैंपल। जी जी सर, यस निकाल सर। लेंगे। हाँ डेफिनेटली है, निकाल लो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पावर पावर डेंसिटी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ लॉजिक एंड क्लॉक स्पीड, सही ना। डिसिपेटिंग हीट, देखो पावर बढ़ाने से ना, क्या कहते हैं, पावर मतलब इनपुट पावर बढ़ाने से क्या होगा, आप ज्यादा लॉजिक और ज्यादा स्पीड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितने ज्यादा गेट होंगे, पावर डिसिपेटिंग भी बढ़ेगी, यानी कि जो पावर कंज्यूम हो रही है। और पावर कंज्यूम होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, सही ना। जैसे फैन में पावर कंज्यूम होती है तो वो मोशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके तारों के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है, सही ना। तो ये हीट प्रोड्यूस होगा तो फिर उसकी जो है ना, क्या कहते हैं, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इससे इफेक्ट होगी। आरसी डिले, अच्छा देखो, इस अब क्या होता है, स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो लिमिटेड बाय द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ मेटल वायर्स कनेक्टिंग देम। अच्छा देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप कनेक्शन बनाते हैं दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दरमियान, जैसे कि ट्रांजिस्टर के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं, तो इस कनेक्शन की रेजिस्टेंस होती है, सही ना। एक चीज रेजिस्टेंस होती है, दूसरी चीज कैपेसिटेंस होती है, तीसरी चीज इंडक्टेंस होती है। लेकिन एक्चुअली तीनों का काम एक ही होता है। करंट एक का काम होता है पावर को रोकना, करंट और वोल्टेज दोनों को कम करना। दूसरे का काम होता है करंट को रोकना, वोल्टेज को नहीं कुछ कहना। तीसरे का काम होता है करंट को, वो वोल्टेज को कहना, करंट को कुछ नहीं कहना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल में नहीं ले जाता हूं मैं, तीनों का काम यही होता है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सही ना। तो आप स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो से, ये इसकी एक लिमिट होती है
अगर आप क्या कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं, ये जब आप उसके अंदर वायरिंग करते हैं और सब करते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। ये क्या करती है, ये डिले करती है। डिले क्यों करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम तो आपको पता ही, रेजिस्ट करना है करंट को। कैपेसिटेंस का काम भी जो है ना वो रेजिस्ट करना है करंट को। लेकिन कैपेसिटर के साथ फर्क ये कि वोल्टेज को रेजिस्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट दोनों को रेजिस्ट करता है। तो कुल मिला के दोनों ही रेजिस्टेंस है, सही ना, ठीक है। कैपेसिटर मैंने सॉरी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का काम है करंट और वोल्टेज को दोनों को रेजिस्ट करता है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो रेजिस्ट करता है वोल्टेज को, करंट को नहीं करता। जबकि इंडक्टर जो है वो क्या रेजिस्ट करता है, करंट को, वोल्टेज को नहीं करता। लेकिन तीनों काम असल में तो रेजिस्टेंस ही है। तो हाँ, आप क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिले बढ़ जाएगा। डिले बढ़ जाएगा तो सारी कहानी जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं फिर यूजलेस हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। वाई इंटरकनेक्टेड थिनर इंक्रीज द रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरी वजह क्या है? यस हेल्प, यस, क्या प्रॉब्लम है, कौन बात करना चाह रहा है? अच्छा, मुझे सीआर एक काम करना, जरा जो जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है ना उनकी लिस्ट डाउनलोड कर लो। अदनान, जी सर। अदनान, जरा जी लिस्ट जी। डाउनलोड कर लो, जितने लोग प्रेजेंट है। डाउनलोड है, अवेलेबल है तुम्हारे पास? अटेंडेंस की लिस्ट। हाँ, अटेंडेंस कर सकते हो, देखो, ये तो मैं करता हूँ। सर स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। स्क्रीनशॉट से पता तो नहीं चलेगा ना, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, उनके एनरोलमेंट नंबर आ रहे हैं? एनरोलमेंट हमें नंबर बस आ रहे हैं। एनरोलमेंट नंबर आ रहे हैं और नाम भी आ रहे हैं। कुछ बच्चों के हाँ तो नाम है, तुम इस कुछ पे enrollment है। नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा यार वो, इसमें ऑप्शन होता है, मैं जरा देखता हूँ एक मिनट ठहरो। स्क्रीनशॉट तो तुम ले लो, सही ना, 17 लोगों का स्क्रीनशॉट ले लो, सही ना। बाद में कोई आता है तो मुझे बता देना। लेकिन ये है कि ओके सर। अटेंडेंस डाउनलोड भी होती है, सही है। मैं उसको देखता हूँ। यहाँ से डाउनलोड होगी कीबोर्ड सेटिंग। चलो मैं उसको देखता हूँ बाद में ना। अ, ठीक है, ओके। वो कह रहा है कि आप बाद में भी जो है ना वो कैलेंडर पे जाके जो है ना अटेंडेंस टैब से अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन तुम स्क्रीनशॉट ले लो एहतियातन, ठीक है अदनान, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि वाई इंटरकनेक्शन थिनर। अच्छा, आप तारों को पतला करके भी नहीं बचा सकते इस क्लॉक की स्पीड, क्योंकि तारें पतली करेंगे तो जितनी पतली तार होती है रेजिस्टेंस उसकी इतनी ज्यादा होती है, फिर वही मसला आ जाएगा डिले का। फिर कह रहा है वायर क्लोजर टुगेदर। और अगर वायरों वायर्स को जो है, वायर समझ लो कनेक्शन जो है ट्रांजिस्टर्स के दरमियान, लॉजिक गेट के दरमियान, है ना, अगर इन वायर्स को करीब से ले जाएंगे तो इनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फिर वो डिले आ जाएगा, सही ना। कैपेसिटेंस भी क्या करती है, रेजिस्ट कर रही है ना, जैसे, सही ना। तो अगर आप क्या कहते हैं, इंप्रूव करने के लिए कनेक्शन को, यानी तारों को जो आपने प्रोसेसर के ऊपर ट्रांजिस्टर के दरमियान कनेक्शन बनाए उनको बारीक करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। बारीक तार की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, मोटी तार की कम होती है, आपको पता है। मोटे तार से ज्यादा करंट फ्लो करता है, बारीक तार से कम करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, ये तो आपको भी पता है। अच्छा, वायर्स को अगर साथ साथ लेके जाएंगे तो फिर उनके अंदर कैपेसिटेंस आ जाएगी। आपको याद है कि इलेक्ट्रिक के वायर्स पहले लगे होते थे वो कॉपर वाले, तो उनके दरमियान एक खास गैप रखा जाता था। वो इसीलिए गैप रखा जाता था कि इनके दरमियान कैपेसिटेंस ना प्रोड्यूस हो जाए, जिससे इनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी करंट के फ्लो की। तो सर लेकिन प्रोसेसर के उसमें अंदर तो भी यही होता है। सर उसमें तो लेकिन इंसुलेशन होती है ना वायर्स अब की इंसुलेशन वाली होती है ना, तुमने ओपन वायर देखी नहीं है ना। अब ये इंसुलेशन वाली होती है, दोनों साथ साथ होते हैं।
पहले ओपन वायर होती थी, जब ओपन वायर रखते थे ना तो इनके दरमियान एक खास डिस्टेंस रखते थे। अच्छा। अब तो खैर इंसुलेशन वाली है तो उसकी जो फील्ड की रेडिएट होती है बाहर जाती नहीं है, तो वो कैपेसिटेंस नहीं बन पाती, सही ना, लेकिन पहले ऐसा होता था। ठीक है, एनीवे ठीक। मेमोरी लेटेंसी, अच्छा मेमोरी स्पीड लैग प्रोसेसर स्पीड। अच्छा देखो मेमोरी लेटेंसी क्या है कि मेमोरी की जो स्पीड है, लेटेंसी एक टाइप की स्पीड ही होती है। अगर पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करें तो उसको हम लेटेंसी कहते हैं, सही ना, यानी कि एक मैसेज भेजा जाए एक तरफ से और दूसरी जगह ये एक्नॉलेज हो जाए, ये लेटेंसी कहलाती है, सही ना, पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाए। तो मेमोरी क्या है, लेटेंसी एक्चुअली स्पीड ही है, तो मेमोरी की स्पीड जो प्रोसेसर स्पीड से कम होती है हमेशा, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैम मोर एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर अप्रोच। तो सोल्यूशन क्या है इन सारे प्रॉब्लम का, कि आपको और ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर अप्रोच अपनाना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। चलो कोई मैसेज है, 19 हो गए अचानक से। चलो ठीक है, ये दो लोग बड़े हैं, नोट कर लेना, डन। यहाँ तक हो गया, बस जल्दी जल्दी करो यार, ये आ गया। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं तो ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कह रहा है देखो, कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेजर है, सही ना, वहां पे हमने स्पीड अप मेजर किया था विद पैरेलल प्रोसेसिंग। ये उससे मिक्सअप नहीं करना, कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजर है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अच्छा देखो सीपीआई क्या है, एवरेज नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के लिए औसत कितनी साइकिल चाहिए होती है, सीपीआई। एमआईपीएस क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, सही ना, क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन होते हैं। देखो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना भाई, सीपीआई इज द एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, सही ना, एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल में कंप्लीट होती है, सही है। और एमआईपीएस क्या है, कितने मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे बात को समझो, ये पर इंस्ट्रक्शन है, क्या चीज पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, कितने साइकिल एक इंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, और कौन से एवरेज, सही ना, किसी के लिए 4 चाहिए, किसी के लिए 5 चाहिए, किसी के लिए 10 चाहिए, 4 5 10 को जमा करके 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हो गया, एक इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल चाहिए, सही ना, साइकिल वही क्लॉक का एक साइकिल जो होता है, सही ना, ये अलग चीज है। अब ये कह रहा पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ये दोनों के मायने हो गए। इज इट ओके। एफएलओपीएस जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है, मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट पर ऑपरेशन पर सेकंड, एमएफ ये यही है, ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है, एक सेकंड में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कितना दफा हो रहा है, और ये है एक सेकंड में फ्लोटिंग पॉइंट मिलियंस में काउंट करना, ये दोनों सेम है बिल्कुल। यस, anyone can reply me, can anyone reply me, can you see the slide students? सर Yes, यस sir. सर। ओके ओके ओके, बस बस ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा मैं, बस जल्दी से कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अभी वो न्यूमेरिकल रह गया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि मैं उसको जरा कर लूँ पहले। तो ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल, फर्स्ट वाले में तो कोई इशू ही नहीं था, ठीक है ना, है सेकंड वाला आसान, बस चीजें आपको बतानी है जरा सी ना। तो ये वाली इसमें तो कोई खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वाले फॉर्मूले में था इशू, नहीं इसमें भी ये ठीक है। चलो इसमें से टॉर्क क्या है ये मुझे आपको मैं खाली ये बता रहा था मैं आपको, सही है। तो ये स्लाइड कॉपी कर लूँ मैं। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ना ऑन कैंपस क्लास हो, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है ऑनलाइन में ना, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है।
तो देखो ये चीजें क्या है, एक सिंपल मैंने इसका ये एक्सप्लेनेशन दी है, देख लो इसको। तो टी जो है, कैपिटल टी इज प्रोसेसिंग टाइम, राइट। अब इसमें कहाँ पे इसको फिट करूँ, जगह भी नहीं है इसमें। चलो, कैपिटल टी इज द प्रोसेसिंग टाइम, वेयर इज कैपिटल टी इन सेकंड इक्वेशन। सीपीआई मैंने आपको बताया था, सीपीआई क्या है, सीपीआई जो है वो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है। आई आई क्या है, आई सी जो है इंस्ट्रक्शन काउंट है, कितने इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सही है ना। यानी कि सीपीआई साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है, और आईसी क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो क्या है, क्लॉक साइकिल टाइम है, सही ना। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि टॉ कैसे निकालेंगे, ये टाइम पीरियड है। 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर हैज साइकिल टाइम 0.5 नैनोसेकंड। कैसे, 1/2 इज 0.5, और गैगा 1/गैगा इज नैनो। तो 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर का टाउ क्या होगा, 1/0.5, सॉरी 1/2 गीगाहर्ट्ज विच इज इक्वल टू 0.5 नैनो। तो अब इस इक्वेशन में सारी चीजें क्लियर है। टी इज द प्रोसेसर टाइम, सही ना। IC is the number of instruction, CPI is clock per cycle instruction, tau is the time period of clock cycle। अब वो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 गीगाहर्ट्ज को 1/, आप कैलकुलेटर में 2 गीगाहर्ट्ज लिखेंगे तो 0.5 नैनो आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी मैंने बता दिया था सीपीआई क्या है, सीपीआई जो क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन है फॉर ith इंस्ट्रक्शन। और आई क्या है, आई जो है वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है फॉर ith इंस्ट्रक्शन। चलो, यहाँ तक की बात हो गई थी। अब यहाँ पे आईसी क्या है, पी इज द नंबर ऑफ प्रोसेसर साइकिल है, के इज द रेशियो बिटवीन मेमोरी साइकिल एंड प्रोसेसर साइकिल है, सही है ना। और टॉ मैंने अभी आपको बता दिया टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक है, सही ना। एम इज द नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस है। आगे चलते हैं, ठीक है, मैं आगे न्यूमेरिकल में आपको आसानी से समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड रेट निकालने का फॉर्मूला है ये। आईसी जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, टी इज अ टाइम, प्रोसेसर टाइम है, सही ना। और ये इक्वल टू किसके बराबर है, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड रेट निकालने के दो फॉर्मूले, IC/T × 10⁶ या F/CPI × 10। तो देखो इसमें इन दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। 1/T × 10⁶ की जगह F है, और आईसी की जगह 1/CPI है, सही ना। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड रेट निकालने के लिए। आईसी जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, टी जो है टाइम ऑफ प्रोसेसर का टाइम है, सीपीआई इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन का सीपीआई जो है वो, सॉरी, इंस्ट्रक्शन है। क्या वर्ड था इसके लिए, वो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है, टी प्रोसेसर टाइम है, सही है ना। और एफ फ्रीक्वेंसी है, सही है, और आईसी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, उस पर देखते हैं। तो देखो कह रहा है, कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट रिजल्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन। कितने इंस्ट्रक्शन है, 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन ऑन 400 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 400 हो गई, सही ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। द इंस्ट्रक्शन मिक्स सीपीआई इंस्ट्रक्शन गिवन, ये टेबल उन्होंने दे दी है। तो देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास था कि ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन हम यूज कर सकते हैं, 1 से nth। तो अब 1 से कितनी वैल्यू हो गई, n जो है 4 है, 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है 1 से 4, ठीक है। और सबको जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपीआई यानी कि साइकिल पर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। मैं दोबारा बताता हूँ ये फॉर्मूला क्या है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जैसे कि इसके अंदर 4 दिए हुए हैं, इसमें से एक अरिथमेटिक लॉजिक की सीपीआई क्या है, 1 है। इंस्ट्रक्शन कितने मिक्स कितना है, 50%, वो 60% है। तो एक दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इस फॉर्मूले में कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे जा सकते हैं, 1 से nth। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, n। तो ये कितने को ऐड करेगा, समेशन फॉर्मूला है, तो ये बता रहा है कितने को ऐड करेगा, 1 2 3 4, 4 एडिशन करेगा फॉर दिस एग्जांपल। क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्योंकि कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखो 4 दफा समेशन होगा, ये पहली दफा, ये दूसरी दफा, ये तीसरी दफा, चौथी दफा। अब समेशन में करना क्या है, समेशन फॉर्मूला ये बता रहा है कि मल्टीप्लाई करना है आईसी से। आईसी क्या है, इंस्ट्रक्शन काउंट है, टोटल नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। ये इनके सामने दिए हुए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में ये सामने दिए हुए हैं, इन्होंने परसेंटेज में दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट करना है उसमें इंस्ट्रक्शन टाइम मतलब उसमें रेशो में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसका आईसी आ गया, इसका आईसी आ गया, इसका आईसी आ गया, इसका कितना 60 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 60 को 100 से डिवाइड किया 0.6 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इसका आपके पास सीपीआई आ गया पहले वाले केस का। ठीक है, दूसरे में क्या है सॉरी ये जो है इसका वो सीपीआई टोटल आ गया, सही ना, ओवरऑल सीपीआई आ गया। ठीक है, वैसे तो ये भी सीपीआई है, सही है ना, ये भी सीपीआई, लेकिन ये सीपीआई इंडिविजुअल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन का है। तो कितने टाइप, ये 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन है, हर एक के इंडिविजुअल को हमने कैलकुलेट किया और सबको सम कर दिया, ओवरऑल सीपीआई आ गया। तो पहला इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक लॉजिक है, 1 है, इसका ये 60% है, यानी ये 0.6 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इज 0.6। ये 2 है, ये 100 से डिवाइड करेंगे 0.18 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.18। 4 है, इसको 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। ये 8 है, इसकी सीपीआई इस इंस्ट्रक्शन की, 8 को मल्टीप्लाई किया, इसके आईसी से 0.1 आ गया। और इन सबको जब हमने ऐड कर लिया एज पर दिस फॉर्मूला, कि आखिर में इन सबको ऐड करना है, सबको उनके इंस्ट्रक्शन काउंट से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है, तो हमारे पास ओवरऑल सीपीआई आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल सीपीआई आ गया। ओवरऑल सीपीआई की वैल्यू आ रही है 2.24। यहां तक की बात समझ में आई है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां से तक की बात समझ में आई है? कोई मुझे रिप्लाई करो। यस सर, आ गई समझ। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, आपको निकालना है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड रेट। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड रेट का फॉर्मूला ये है, सीपीआई आपने कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस वाले को छोड़ दो, सही ना, ये वाला हमारे लिए वैलिड है, जो सेकंड पार्ट है इस इक्वेशन का, सही ना, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो हमें 400 मेगाहर्ट्ज ये गया हुआ है, सीपीआई हमने निकाल लिया है। तो ये फॉर्मूला हमें कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज ऊपर रखना है, सीपीआई नीचे रखना है, और वो मिलियंस में होगा तो 10⁶ आ जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना, 400 गीगाहर्ट्ज, ये 400 गीगाहर्ट्ज इंटू 10⁶ आ गया, सही ना, 400 सॉरी मैं बार बार गीगा बोल रहा हूँ, 400 मेगाहर्ट्ज, तो 400 ये आ गया, और मेगा के लिए हमारे पास 10⁶ आ गया, सही ना। 2.24 ओवरऑल सीपीआई है, मिलियंस में हमें इसे काउंट करना होता है, मिलियन से काउंट करते हैं, तो उस मिलियन के ऊपर मिलियन की वजह से 10⁶ आ गया, ये 10⁶, ये 10⁶ से कैंसिल हो गया, 400 डिवाइड बाय 2.24, 178 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इस प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या कहते हैं रेट है। ठीक है, इज इट ओके? इज दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर और नॉट? यस सर, Yes, क्लियर है। यस, क्लियर है ना, चलो गुड, ओके। जरा सी बस 5-10 मिनट में आपका और सेकंड वो फोर्थ वाली स्लाइड पे टाइम लूंगा, उसके बाद फिर मैं क्लास टर्मिनेट करता हूँ। वैसे भी बीच में आपको रिलैक्स का टाइम मिल गया था जब मेरा पीसी प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है, तो बस मैं 10-15 मिनट का और टाइम लेता हूँ, फिर मैं आपको क्लास ऑफ करता हूँ, ठीक है। तुम जरा सा नॉन अटेंडेंस देख लेना, तुम्हारे पास मैक्सिमम हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हो गए थे शायद, सही ना, 17 हो गए थे इंक्लूडिंग मी, नहीं 19 हो गए थे इंक्लूडिंग मी। तो वो उसका मुझे स्नैपशॉट भेज देना, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इधर से भी मिल जाए। चलो एनीवे, नेक्स्ट अब चौथी स्लाइड पे चलते हैं, लेक्चर 4 पे, जो एक्चुअली आज की स्लाइड थी, सही ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें रह गई थी, तो पहले मैंने इसको कवर कर लिया। Now, can you see the slide 4, lecture 4 slides? Yes, यस आपको सर, लेक्चर, ओके जी गुड, लेक्चर सही, आ रहा है। ओके ओके ठीक है, थैंक्स। चलो ओके, इसमें जो है ना कंपोनेंट के फंक्शन और इंटरकनेक्शन के बारे में ये लेक्चर जो है ना, कंपोनेंट के फंक्शन और इंटरकनेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, वही न्यूमैन आर्किटेक्चर है, सही ना, उसके अंदर क्या है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है इन सिंगल रीड राइट मेमोरी में। जो इसके पॉइंट्स हैं, जो उसके क्या कहते हैं बेसिक वो कॉन्सेप्ट है, आर्किटेक्चर है, वो क्या है न्यूमैन का, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा इन सिंगल रीड राइट मेमोरी में। द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी एड्रेसेबल बाय लोकेशन, और जो इस मेमोरी में डाटा है वो लोकेशन के जरिए जो है ना ढूंढा जा सकता है, विदाउट रिगार्ड द टाइप ऑफ डाटा। इसमें टाइप ऑफ डाटा पे डिपेंड नहीं करता वो कौन सा है, बस डाटा को हम फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं एड्रेस के जरिए, ठीक है ना, ये बात हो गई।
उसके बाद क्या, एग्जीक्यूशन अकर इन सिक्वेंशियल फैशन, है ना। जो न्यूमन आर्किटेक्चर है इसमें एग्जीक्यूशन जो सिक्वेंशियल फॉर्म में जो है ना एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक के बाद एक, ठीक है ना। अच्छा, Yes, sir. हार्ड वायर प्रोग्राम, ठीक है ना, ओके गुड। हार्ड वायर प्रोग्राम क्या है, रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो मैंने आपको बताया था एक उसका फर्मवेयर होता है जो क्या करता है, वो कंपोनेंट को देखता है कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट है, उनके कनेक्शन बनाता है। तो हार्ड वायर प्रोग्राम क्या है, हार्ड वायर प्रोग्राम ये है कि आपको जिस वक्त जिस कंपोनेंट के साथ जिस तरह की प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट की तरह रिक्वायरमेंट के लिए कनेक्शन चाहिए होता है वो कनेक्शन बनाता है, सही ना। ये हार्डवेयर प्रोग्राम, लेट सपोज कि आप अभी जैसे मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे इस MS टीम के सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर प्रोग्राम कनेक्ट करेगा ऑडियो, माइक यानी कि क्या कहते हैं, स्पीकर, माइक और वीडियो से, ये इन सारे जो उससे हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये कौन करता है, ये हार्डवायर प्रोग्राम करता है, सही ना। तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस ये डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट करता है जिस तरह की प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह की उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे माइक को, मेरे वो एयरपीस को और मेरे कैमरे को वो इस MS टीम के साथ कनेक्ट करे, तो ये कौन कर रहा है, हार्डवायर प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। इज इट ओके, Yes, इसमें sir. कोई प्रॉब्लम, नो, No, ओके, sir. ठीक है, इजी है, ठीक है। नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। तो क्या होता क्या है प्रोग्राम में, देखो डाटा आप एंटर करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन अप्लाई होता है, रिजल्ट जनरेट होता है। लेकिन इसके साथ साथ ना एक चीज और लगी होती है, कंट्रोल सिग्नल, सही ना। ऐसा नहीं है डाटा आ रहा है और जो है ना, जैसे वो क्या कहते हैं, कीमा बनाने वाली मशीन होती है, आप गोश्त डालते रहे वो कीमा बनाते रहे, प्रोसेसर ऐसे नहीं करता। एक तरफ से आप गोश्त डालेंगे, दूसरी तरफ से कंट्रोल सिग्नल है कि उसको कीमा बनाना है या बोटी बनाना है। अभी बकरीद का सीजन है, आप लोगों ने देखा होगा, तो प्रोसेसर ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से डाटा डालते रहे और वो चुपचाप जो ना प्रोसेस करता रहे, नहीं, वो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करेगा, सही ना। वो कंट्रोल सिग्नल होंगे, सही ना, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर लगा हुआ होगा, सही ना, इंस्ट्रक्शन कोड आएगा और कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसर को कंट्रोल करेगा। तो नीचे वाली पिक्चर जो है वो आपको प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर दिख रहा है, सही ना। वहां पे जो है क्या, प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर है, सही ना। ये वाला पार्ट जो है प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर है, वहां पे उसके आर्किटेक्चर की प्रोग्राम है कि कैसे चलेगा, वो क्या होगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बेस पे डिफरेंशिएट किया है कि वो इंस्ट्रक्शन किस तरह कंट्रोल होगी और एग्जीक्यूट होगी थ्रू प्रोसेसर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 5th स्लाइड में आते हैं, सही ना। सॉफ्टवेयर सीक्वेंस, सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, सीक्वेंस ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन होता है। आप सबको पता है, पार्ट ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट ईच इंस्ट्रक्शन जनरेट अ कंट्रोल सिग्नल, सही ना, सही ना। तो उसके बाद क्या है, प्रोवाइड अ न्यू सीक्वेंस ऑफ कोड फॉर ईच न्यू प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ रिव्यू हार्डवेयर। अब उसने हार्डवेयर को तो कनेक्ट कर लिया है कंट्रोल के जरिए, सही ना। अब वो हर एक जो सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, बार बार हार्डवेयर को सर्च नहीं करेगा, जब तक ये कंट्रोल सिग्नल नहीं आता वो हार्डवेयर की कनेक्शन चेंज नहीं करेगा। अच्छा, मेजर कंपोनेंट क्या है हार्डवेयर में, जो बड़े कंपोनेंट है, CPU है, सही ना, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर है, सही ना, CPU के अंदर, सही ना। मॉड्यूल ऑफ जनरल पर्पस अरिथमेटिक लॉजिक एंड फंक्शन है, ये भी CPU के अंदर है, सही ना। CPU जो पिछली पिक्चर में देखें, CPU तो परफॉर्म क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक परफॉर्म करता है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ क्या है, इंटरप्रेटर भी लगा हुआ है जो कि इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और बताता है कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, क्या प्रोग्राम है, क्या तरीकाकार है एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। अच्छा, ये CPU के मेजर कंपोनेंट हो गए। IO कंपोनेंट है, इनपुट मॉड्यूल है, सही ना। इनपुट मॉड्यूल में बहुत सारे इनपुट मॉड्यूल है, कंटेन बेसिक कंपोनेंट एक्सेप्टिंग डाटा इंस्ट्रक्शन एंड कवरिंग देम इनटू इंटरनल और सिग्नल यूजिबल्स बाय द सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये IO मॉड्यूल बहुत से हैं आपके पास। IO में क्या है, ये आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, ये मैं जिस पे भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, माइक है, सही ना, ये एयर पीस है, ये कैमरा है, ये सब आयोस है, सही ना। तो ये क्या कर, आयो का क्या काम, आयो के लिए क्या टास्क परफॉर्म करता है, ये इनको यूजिबल सिग्नल में चेंज करता है, कन्वर्टिंग देम इनटू एन इंटरनल फॉर्म ऑफ सिग्नल यूजिबल। देखो ये जो मैं आवाज आपको आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये एक एनालॉग साउंड है, ये आप डायरेक्टली सुन सकते हैं मुझसे, सही ना।
फिर क्या कहता है, आपके पास जो कान में ईयरपीस लगा हुआ है, जैसे मेरे कान में ईयरपीस लगा हुआ है, ये इस आवाज को डिजिटल करता है, सही ना, इसकी क्या कहते हैं सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन करके इसको डिजिटल करता है। डिजिटल करता है वो कंप्यूटर के पास चला जाता है, लेकिन कंप्यूटर इसको एक और सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो प्रोसेसर समझ सके 1 और 0 की सीक्वेंस में, सही ना, वो फिर प्रोसेसर उसको समझ पाता है। तो ये क्या करता है, तो इसमें क्या काम होता है सॉफ्टवेयर का, कि वो इसको कन्वर्ट करे इंटरनल फॉर्म ऑफ सिग्नल में, सही ना। आउटपुट सेम यही चीज है, मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग उल्टा करेगा इसका, जो भी वहां से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होके आई है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना। चलो आगे चलते हैं। अब ये मेमोरी के बारे में है। मेमोरी दो टाइप की है, रजिस्टर्स हैं और बफर्स हैं, सही ना। तो क्या कोई मुझे बता सकता है डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड बफर? मुझे कोई बता सकता है डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड बफर? यस, किसी कोई मुझे बता सकता है डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड बफर? कोई कोई यस, किसी को आंसर पता है? नहीं, चलो पहले तो इस बात का जवाब दो कि कोई यहाँ पे मौजूद है। सर सब सर मौजूद है, बफर सब मौजूद तो है, हाँ। सर बफर तो मेमोरी में लोड करता है ना, लाइक उसको पहले से हाँ जी जी लोड सर करके मौजूद रखता है है यार। ताकि वो, और रजिस्टर तो सर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। देखो, the main difference is that the register hold the data of data the CPU is actively processing right now। जो प्रोसेसिंग में चल रहा होता है रजिस्टर्स को होल्ड करता है, सही ना। और while the buffer क्या कहता है, बफर temporarily hold the data moving between the devices of different speed to prevent the data loss, सही है ना। देखो, रजिस्टर, तुम देखना सीपीयू का डाटा जो प्रोसेस में चल रहा होता है ना उसको होल्ड करता है, थोड़ी देर के लिए रहता है ना उसके अंदर, सही है। बफर क्या कहता है, बफर वो वाला नहीं जो प्रोसेस हो रहा है, जो मूव कर रहा है डाटा, सही ना, यानी कि जो नेक्स्ट आने वाला है, जो वापस जा रहा है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करके होल्ड करता है उसको। बफर टेम्परेली होल्ड द डाटा, टेम्परेरी होल्ड करता है, ये वो वाला डाटा नहीं है जो प्रोसेस में जाने से पहले है। सर जैसे यूट्यूब की है ना? वीडियो के अंदर हो रहा होता है, बफरिंग हो रही होती हाँ, है बफरिंग, देखो आगे वाला। एग्जैक्टली वर्ड भी तुमने ढूंढ के निकाला है। बफरिंग हो रही तो होती है ना सर अब पीछे, ये बफर्स में सारे सेव हो रहे होते हैं। और जब वो वीडियो चल रही होती है ना तो ये सारे रजिस्टर के अंदर होते हैं, एग्जैक्टली सही, ठीक है। मूविंग बिटवीन डिवाइस डिफरेंट स्पीड एंड प्रिवेंट, तो वो देखो वो जो ना डाटा रेट याद है तुम्हें, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी यूट्यूब में ना डाटा रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तुमने देखो उसके रहते हैं ना। यस तो वो सर। सबको सेट करके फाइनली पे जब वो इतने कलेक्ट हो जाता है कि एक ही डाटा रेट पे प्रोसेस किया जा सके, तो वो प्रोसेस कर देता है, डिफरेंट डाटा रेट को होल्ड करता है, ठीक है। चलो ओके गुड। नेक्स्ट इसके ये डिस्क्राइब करेंगे, ये ठीक है ना। तो इन दोनों के पता चल गया। अब इसमें जो एड्रेस रजिस्टर है, स्पेसिफाई द एड्रेस इन मेमोरी फॉर द नेक्स्ट रीड और राइट, सही है ना। और जो एड्रेस और जो बफर है, कौन सा है, मेमोरी बफर है, कंटेन्स द डाटा बिटवीन रिटर्न इनटू मेमोरी और रिसीव द डाटा रीड फ्रॉम द मेमोरी, सही ना। ये उसके दरमियान वाला वही वाली भी बात हो गई जो हमारी, सही ना। आईओ आईओ रजिस्टर क्या है, स्पेसिफाई पर्टिकुलर आईओ डिवाइस को स्पेसिफाई करता है, सिंपली इज दैट। वो मेमोरी वाला मेमोरी को स्पेसिफाई करता है और ये आईओ के को बफर करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि कीबोर्ड की स्पीड डिफरेंट है, माउस की डिफरेंट है, सही ना, सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, तो ये बफर करता है उनकी, उनको सेम स्पीड पे प्रोवाइड करता है, फिर वो रजिस्टर में जाता है और फिर रजिस्टर वाला डाटा प्रोसेस होता है प्रोसेसर में। ये एक डायग्राम है, सही ना, सीपीयू है, इसके अंदर आईओ मॉड्यूल है और मेमोरी है। ये तीनों आपस में सिस्टम बस से कनेक्टेड होते हैं। बस मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस की है, सही ना। बस 5 मिनट में आपके और लूंगा, उसके बाद बस मैं ये क्लास एंड कर दूंगा। ये आई होप सो कि हम 10 तक स्लाइड तक जा सकेंगे, ठीक है। तो देखो सीपीयू के अंदर क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, सही ना, काउंटर चलता रहता है कितने उसने एग्जीक्यूशन कर दिए। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, रजिस्टर क्या है पता चल गया तुम्हें। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शन होंगे, सही है ना। MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, सही है ना, अभी बात हो गई। MBR है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, सही ना, सब सीपीयू के अंदर है, सही ना। उसके बाद इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर है, सही है ना, सही ना, ये जो इनपुट आउटपुट का AR है, सही ना। और उसका भी बफर रजिस्टर है, सही ना, सारा सीपीयू ये बात है।
और इसके बाद ये किससे कनेक्टेड है, मेन मेमोरी से कनेक्टेड है। मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, सही ना, डाटा है सारी ठीक है। तो जो कंट्रोल से सिग्नल है जो इंटरप्रेटर के पास जो भेजेगा वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा, और जो डाटा पहुंचा हुआ है वो उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एग्जीक्यूट होगा ना। बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, अब ये देख लो, बहुत ही सिंपल फिगर है। स्टार्ट, फैच, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, देन होल्ड। ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद क्या है, जरा मैं एक नजर डालूं स्लाइड्स पे क्या है, फिर मैं आपसे बात करूं। अच्छा, फैच साइकिल है, ठीक है। एक्शन कैटेगरीज है, अच्छा, ऑपकोड है, इसके ये मायने, इसके ये मायने हैं, तो याद करने वाली चीजें हैं। टास्क है, एक्शन, इंटरप्ट्स है, राइट, ट्रांसफर कंट्रोल लिया, इंटरप्ट्स। बहुत ज्यादा है ये, तो खैर कंप्लीट तो किसी तरह भी नहीं हो सकता आज, सही ना। बस हम 10 स्लाइड तक करते हैं, उसके बाद जो है क्लास एंड कर देते हैं। क्या ख्याल है? यस, व्हाट डू यू थिंक? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस 10 तक जी जाते सर। हैं, सही ना। कैटेगरी तक बाद में हम ये देखते हैं कि ऑपकोड क्या होते हैं और क्या किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। बस इसको देखते हैं, ये 2 स्लाइड, उसके बाद ऑफ करते हैं। फैच साइकिल है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल द प्रोसेसर फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, है ना। तो हर एक इंस्ट्रक्शन की साइकिल से पहले प्रोसेसर फैच करता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन। ये रहा, ये प्रोसेसर, इस बस के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में जाएगी, सही। ओके, द प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। अब वो जो इंस्ट्रक्शन आई है वो उसका प्रोग्राम काउंटर उसका एड्रेस होल्ड करता है और काउंट करता है। द प्रोसेसर, प्रोग्राम काउंटर देखो इसके अंदर है ना, जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गई तो कहाँ गया प्रोग्राम काउंटर, ये रहा। प्रोग्राम काउंटर जो है ना, ये उसके काउंट करेगा और होल्ड करेगा एड्रेस को। देन इसके बाद क्या है, द प्रोसेसर इंक्रीमेंट द पीस द प्रोग्राम काउंटर आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन फैच, सही ना, सो दैट इट विल फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अब क्या कहता है, प्रोसेसर जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तो प्रोग्राम काउंटर को आगे बढ़ा देता है। जब काउंटर आगे बढ़ जाता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही तुमने देखा होगा नादा के ऑफिस में, वो सामने काउंटर पे चलता रहता है काउंटर। जैसे ही एक बंदा प्रोसेसर के उठता है काउंटर, वो जो नाडा का जो बंदा क्लर्क बैठा होता है वो काउंटर को आगे बढ़ा देता है, ताकि नेक्स्ट जो है जो भी कस्टमर है वो आके जो भी अपना काम करवाना है वो करवा ले। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेसर जैसे ही अपना टास्क एग्जीक्यूट करता है वो प्रोग्राम काउंटर को एक आगे शिफ्ट कर देता है। जैसे ही वो प्रोग्राम काउंटर आगे शिफ्ट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है। चलो ओके, द फैच इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई है वो कहाँ लोड होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगी। वो भी मैं आपको प्रोसेसर में दिखा देता हूँ, ये रहा, राइट, यहाँ लोड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, द प्रोसेसर इंटरप्ट्स द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्शन। तो फिर प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट करता है, समझता है, लेता है, और फिर उसको टास्क जो है वो जो परफॉर्म कर देते, वो जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन है उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो परफॉर्म करता है। देन लास्ट साइकिल, लास्ट जो स्लाइड है वो हमारी ये एक्शन कैटेगरीज, सही ना। और ये बताया सबसे पहले इसमें क्या है, एक्शन कैटेगरी, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, ये एक एक्शन है। सेकंड एक्शन क्या है, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम पीएफएल डिवाइसेस, जैसे वो जो आपके कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड माउस वगैरह, सही ना, बिटवीन द प्रोसेसर एंड आईओ मॉड्यूल, सही ना। यहाँ पे डाटा कहाँ है, फेरी से फेरी, वो जो आपके आईओ डिवाइसेस के मॉड्यूल के थ्रू कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये डाटा, सही ना। डाटा यहाँ पे कहाँ से डाटा आ रहा है, पेरिफेरल डिवाइसेस से आ रहा है, सही ना। पहले वाले में कहाँ से डाटा आ रहा था, मेमोरी टू डाटा और मेमोरी की तरफ जा रहा था। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेस,
प्रोसेसर, सही ना, प्रोसेसर एंड IO मॉड्यूल, सही ना। यहाँ पे जो ना पेरिफेरल्स डिवाइसेस से डाटा ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेसर और IO मॉड्यूल के, प्रोसेसर को थ्रू IO मॉड्यूल, वहां पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है पहले केस में मेमोरी टू डाटा, डाटा टू मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे नीचे क्या है, इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई दैट द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्टर, ये कंट्रोल सिग्नल है, ये क्या है, ये प्रोसेसर मेमोरी है, ये प्रोसेसर IO है, ये प्रोसेसर IO है, ये प्रोसेसर मेमोरी हो रही है, ये कंट्रोल है, सही ना। ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कब जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और ये क्या कर रहा है, द डाटा द प्रोसेसर में परफॉर्म सम अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये क्या कर रहा है, डाटा प्रोसेसिंग कर रहा है। ये 4 एक्शन कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। इज इट ओके, इज दिस ओके? यस सर।